हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं सब बच्चे? यस, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? सबको सब कुछ दिख रहा है? बता दो एक बारी। हाँ जी, यस, कम ऑन, टेल मी, आर यू एक्साइटेड टू स्टार्ट आवर प्लांट फिजियोलॉजी? यस, तो आज बेटा हम प्लांट फिजियो का सबसे पहले वाला पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं एंड द फर्स्ट पोर्शन इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो सामान है, जो वाटर है, मिनरल्स हैं, वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, इन सब के बारे में। देन विल टॉक अबाउट कि कैसे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, कौन कौन से प्रेशर डिपेंडेंट चीजें हैं, कौन से पुल काम करते हैं, कौन सा पुश है, ये सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो मेरे ख्याल से सब बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अब ये सीरीज यानी कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की सीरीज रुकने नहीं वाली है। ठीक है, अब जो प्लांट फिजियोलॉजी है जिसमें डेली क्लास होगी और हमें 5 दिन में अगले प्लांट फिजियोलॉजी को डन करने वाले हैं। वेरी गुड इवनिंग, फटाफट से आ जाओ जो बच्चे अभी नहीं आए हैं, क्योंकि बेटा हम शुरू कर रहे हैं 1 डे 1 चैप्टर जिसमें अपने स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का 1 शॉट, है ना। तो जब तक बच्चे आ रहे हैं तब तक मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। इन्फॉर्मेशन ये है कि यार मॉक टेस्ट तो तुम बहुत सारे देते आए हो, लेकिन अब तुम्हारे पास मौका है एक बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज को अटेंड करने का, जिसका नाम है बेटा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2022, जो कि स्टार्ट हो रही है बेटा 12 जून से। 199 में आपको टोटल 11 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। प्रॉपर रैंक प्रेडिक्टर है, सोल्यूशन है, एनालिसिस है, सब कुछ मिलेगा। तो इस पे बेटा 199 पे तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा। कोड लगा लेना तुम सीप्लाई। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीजें आ जाएंगी उसमें। ओके, चलिए, तो ये चीज बतानी थी। अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स पे। यस, ऐसा लगता है बेटा, ऐसा होता है सबके साथ। एक बच्चा कह रहा है, मिस्टर मॉडेस्ट कह रहे हैं कि मैम ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ भूल रहा है। ऐसा किस किस को लग रहा है? यस, बता दो फटाफट से, ऐसा किस किस बच्चे को लगता है कि मैम सब कुछ ना भूलता जा रहा है, अब समझ नहीं आ रहा कैसे आगे कंटिन्यू करूं। तो बेटा ये जो भूलता जा रहा है ना, ये सबके साथ होता है। इसका एक ही तोड़ है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रोज बायो के कम से कम 2 से 3 चैप्टर तुम रिवाइज कर रहे हो, है ना। अपने पुराने नोट्स को निकाल के, एनसीईआरटी को निकाल के रिवाइज करो, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया था जो फॉरगेटिंग कर्व है, जिसमें हम भूलते हैं बेटा, वो ऐसे काम करता है। आज जितना याद है उससे 1 हफ्ते के बाद सब भूल जाना है, और ये सबके साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, एक ही तोड़ है रिवीजन, दूसरा तोड़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यार मॉक टेस्ट दोगे ना तो वो चीज याद आ जाएगी। अच्छा ये पढ़ा तो था, फिर तुम अपनी किताब खोलोगे, अच्छा कहाँ पढ़ा था, पूरा टॉपिक दोबारा देखोगे, फिर उसका आंसर दोगे। तो ऐसे आपका मॉक टेस्ट भी काम करता है। तो इसी के लिए आपका एक मॉक टेस्ट की हम तैयारी करने वाले हैं। लिंक मैंने पिन कर दिया है यहाँ चैट बॉक्स में, ऊपर दिख रहा है। यस, कैन यू सी? 6:30 हमारा डेली जो 10,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो आज भी होगी। स्पेशल क्लास पे, फ्री क्लास है, तो सब बच्चे एनरोल कर लेना। चैट बॉक्स पे ऊपर मैंने सेशन को डाल रखा है, क्लिक करिए और एनरोल कर लीजिए, एनरोल कर लो। ओके, चलिए शुरू करते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। यस, शुड वी स्टार्ट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स? देखिए बेटा, अमेजिंग अमेजिंग नोट्स मिलेंगे आज भी, मस्त तरीके से हम लर्न करने वाले हैं। ओके, तो क्या कह रहे हैं बेटा, फ्लावरिंग प्लांट में तुम जानते हो एनिमल्स की तरह कोई सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं होता, कोई ऐसे वेसल्स तो नहीं बनी हुई है। तो यार वाटर है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, पीजीआरस है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इनका ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, किस किस तरीके से कर सकते हो? देखो, जो ट्रांसपोर्ट है, कुछ तो ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जो सेल के बीच में भेजना है। एक सेल में ही एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना है, उनको हम क्या बोल देंगे? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। या फिर एक सेल से दूसरे सेल तक भेजना है, बहुत नजदीक नजदीक अपने ने सामान भेजना है। अगर नजदीक सामान हमने भेजना है तो हम या तो भेज देंगे डिफ्यूजन की मदद से, या फिर बेटा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्योंकि एक सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा एक सेल है, सब्सटेंस को यहां से यहां भेजना है, तो कैसे भेज दोगे बेटा? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से। या फिर तुम क्या यूज कर लोगे? सेल टू सेल भेजना है छोटे डिस्टेंस के तरफ, तो तुम क्या यूज कर लोगे? डिफ्यूजन यूज कर लोगे। लेकिन बेटा अगर तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि रूट से लेकर जाकर ऊपर शूट तक, लीव्स तक भेजना है, या लीव्स ने कुछ बनाया, खाना बनाया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो तुम्हें रूट यानी कि स्टोरेज ऑर्गन में या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भेजना है, तो शॉर्ट डिस्टेंस से नहीं हो सकता। देखो, होने को तो हो सकता है डिफ्यूजन से, लेकिन वो इतना स्लो है कि प्लांट ही मर जाएगा। तो अपने को ये काम भी फास्टली करना है, तो ये हम करेंगे स्पेशलाइज्ड टिश्यू की मदद से। और वो जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है वो कौन सा है? जाइलम एंड फ्लोएम, दैट इज आवर वास्कुलर टिश्यू। जब भी बेटा ये लॉन्ग डिस्टेंस पे बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, ज्यादा
क्वांटिटी में सामान जाता है, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको नॉर्मल ट्रांसपोर्ट नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, ट्रांसलोकेशन बोलोगे। ठीक है, यस। अब यार कुछ तो चीजों का ट्रांसपोर्ट ऐसा है जो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल बेटा देख सकते हो कि पानी तुमने कहां से लेना है, सॉइल से लेना है, और कोई जगह नहीं है बेटा पानी लेने की। सॉइल से कौन लेगा, रूट्स लेगा। अब रूट्स ने पानी रूट से ऊपर ही भेजना है, शूट सिस्टम तक भेजना है, सो दिस इज यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि पानी का सोर्स ही वो है। ठीक है, तो रूट सिस्टम से शूट सिस्टम तक, तो वो हो गया बेटा आपका यूनिडायरेक्शनल की रूट टू लीव्स भेजेंगे हम वाया जाइलम। अब यार जो खाना बन रहा है, खाना कहाँ बन रहा है अपना, लीव्स में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, लीव्स में बन रहा है। अब लीव्स ने जो खाना बनाया, स्टार्च बनाई, शुगर बनाई, इसको अपने ने रूट्स में तो भेजना ही है। अब रूट क्या है बेटा, स्टोरेज ऑर्गन है। कल को पत्तियां झड़ गई तो यार रूट उसी खाने को ऊपर वापस भेज देगा। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है, वो यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ना ही बाई डायरेक्शनल है, वो क्या है बेटा, मल्टी डायरेक्शनल है। ठीक है, क्योंकि जो स्टोरेज ऑर्गन है, जैसे मैंने बताया रूट बेटा दोबारा से ट्रांसपोर्ट कर देता है ना। कल को जब पतझड़ आता है प्लांट में तो पत्ते तो खत्म हो जाते हैं, तो प्लांट जिंदा कैसे रहता है, फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर रहा, तब वो जिंदा रहता है डिपेंडिंग अपॉन जो खाना आपने ने पहले बना लिया था ना, उसको रूट में स्टोर करके रख लिया, तो उस खाने को हम वापस ऊपर भेज देते हैं, जिससे प्लांट क्या रहता है, अलाइव रहता है उस डिसीडुअस वाले सीजन में भी। ठीक है, और ये मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से होता है, फ्लोएम की हेल्प से होता है। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही में बेटा सेनेसेंस, सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग। जब बेटा प्लांट के पार्ट्स क्या कर रहे हैं, एजिंग कर रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं, तो जो बूढ़े वाले प्लांट में, जो बूढ़े वाले पार्ट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको ग्रोइंग पार्ट्स में दे देंगे कि नहीं। होता नहीं क्या बेटा हमारे यहाँ पर कि जब वो दादी नानी परदादी बेटा जब बूढ़ी होने वाली होती हैं तो अपने हाथ का कंगन उतारेंगी और आने वाली अपनी बहू को दे देंगी। क्यों बेटा, क्योंकि यार उन्होंने तो खत्म हो जाना है ना, जैसे ये सेनेसेंस हो जानी है, एजिंग हो जानी है, तो जो है उनके पास वो ग्रोइंग ऑर्गन को दे दो ताकि उसके किसी काम आ जाए। ठीक है, यस, ताकि बेटा वो ऑर्डरली हर ऑर्गन उसको रिसीव कर पाए। तो इतनी बात समझ आई। तो ये कंगन देने वाली बात हो गई है कि अपने ने एजिंग पार्ट से न्यूट्रिएंट्स उठा के किसको दे देने हैं, ग्रोइंग पार्ट्स को दे देने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट कर कैसे सकते हैं, देखिए कुछ ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसके लिए अपने लोग यूज करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं। कुछ ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो बिना एनर्जी के भी चल जाता है। तो जो ट्रांसपोर्ट बेटा बिना एनर्जी के चलता है उसको अपने लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एटीपी यूज नहीं होता है। ठीक है, स्लो प्रोसेस है यार, है ना, क्योंकि आराम से चल रहा है, इसको धक्का तो लगा नहीं रहे हो तुम, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक चल रहा है, रैंडमली चल रहा है। ठीक है, दिस इज रैंडम प्रोसेस, अपने आप खुद से होगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। यानी कि ये जो मूवमेंट है ये कैसा मूवमेंट है, डाउन हिल मूवमेंट है, खुद से बहता जाएगा। ठीक है, खुद से बहता जाएगा। लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में भी होता है। यस, तो अपने ने कभी भी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, सेल टू सेल करना है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में कुछ भेजना है, तो किसकी मदद से भेजते हैं बेटा, डिफ्यूजन की मदद से भेजते हैं। अब यार डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। व्हाई डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज डिफ्यूजन ही एक ऐसा मेथड है प्लांट के लिए जिसके थ्रू वो अपने अंदर गैसेस को मूव कराते हैं। बेटा प्लांट के अंदर ऑक्सीजन, CO2, ये सब किसकी मदद से मूव करेगा, डिफ्यूजन की हेल्प से मूव करेगा, और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। इस वजह से डिफ्यूजन इज वेरी 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 क्रूशियल फॉर द प्लांट। ठीक है, तो गैसेस में डिफ्यूजन सबसे आसानी से हो जाएगा, मानने वाली बात है यार, गैसेस में फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो आसानी से होगा। पीछे 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 कौन डिफ्यूज हो रहा है, लिक्विड। और सबसे धीरे डिफ्यूजन कम किस में देखा जाता है, सॉलिड्स में देखा जाता है। अब एनसीईआरटी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख देती है, दैट डिफ्यूजन in solid is more common than diffusion of solid. Can you see this line? क्या सबको ये लाइन दिख रही है कि सॉलिड के बीच में डिफ्यूजन होना ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू ऑफ द सॉलिड। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। या एग्जाम्पल पे फोकस करना। मान लो बेटा ये सॉइल के पार्टिकल्स है, ये क्या है, सॉइल के पार्टिकल्स है, सॉलिड है। बताएंगे सब बच्चे चैट में मुझे, यस एवरीवन इन द चैट सेक्शन, कम ऑन टेल मी, यस आ जाओ फटाफट से बताओ। हाँ जी बताओ।
हाँ जी, दिख रही है, सॉलिड है कि नहीं है। अब यार तुमने इस सॉइल में, तुम्हारा मन किया, परसों वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आया तो तुमने इस सॉइल के अंदर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। देख रहे हो, सॉलिड के बीच में जो जगह मिली तुमने उसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब यार ये पानी तो बड़ी तेजी से डिफ्यूज कर जाएगा, यानी कि इस सॉलिड के बीच में डिफ्यूजन ज्यादा कॉमन है। ये बेटा इसके जो स्पेस है सॉइल के बीच में, इसमें डिफ्यूजन ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू ऑफ सॉइल पार्टिकल। तो डिफ्यूजन इन सॉलिड, यस डिफ्यूजन इन सॉलिड है बेटा, सॉलिड के बीच बीच में जो जगह है वहां पर डिफ्यूजन ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू ऑफ सॉलिड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ये बात समझ आई कि सॉइल बीइंग अ सॉलिड पार्टिकल, सॉइल आसानी से मूव नहीं करेगी, लेकिन सॉइल के बीच में डिफ्यूजन इन सॉलिड, बीच में जो जगह है वहां से लिक्विड बड़ी तेजी से मूव कर जाएगा। यस, सो डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर कॉमन देन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब यार ये डिफ्यूजन इज अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल सही बात है। फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सब्सटेंसेस विल मूव टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट इज अफेक्टेड बाय परमेबिलिटी, देखो जिस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ज्यादा होगी वहां से आसानी से डिफ्यूजन होगा, फास्ट होगा। टेम्परेचर, बेटा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो डिफ्यूजन भी फास्टर हुआ। प्रेशर, बेटा प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे तो अगेन वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो अगेन डिफ्यूजन क्या होगा, फास्टर होगा। तो इट इज अफेक्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स। इसको इनहिबिटर वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपना चलते जाता है। ओके, ये देख लीजिए बेटा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है सब्सटेंसेस की, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा, सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज डन with the help of a specialized type of proteins, जिसको अपने लोग क्या बोलते हैं, facilitated diffusion। क्या बोलते हैं बेटा इसको, facilitated diffusion। अब facilitated diffusion में क्या हो रहा है यार, सबसे पहले इसके नाम में क्या आ रहा है, diffusion आ रहा है। diffusion आ रहा है यानी कि ये भी कैसे होगा, high concentration to low concentration ही होगा, ये भी कैसे होगा, high to low ही होगा। ठीक है, लेकिन इस हाई टू लो में अपने को चाहिए कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। इन प्रोटीन्स की मदद से अगर डिफ्यूजन हो, हाई टू लो हो, तो उस स्पेशल डिफ्यूजन को तुम क्या बोलते हो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। या डिफ्यूजन तो अभी भी ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है ना, ग्रेडियंट पहले से होना चाहिए तभी ये डिफ्यूजन होगा, ग्रेडियंट सेट नहीं करते हैं ये, तो पहले से जब ग्रेडियंट होता है तो ये डिफ्यूजन होता है। एंड दिस डिफ्यूजन इज अ काइंड ऑफ पैसिव प्रोसेस, कोई एनर्जी नहीं लगती है क्योंकि हाई टू लो मूव करा रहे हैं, एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है। एनर्जी तो धक्का तो बेटा तब देना पड़ता है जब उल्टी दिशा में चल रहे हो, जब सीधी दिशा में चल रहे हो तो क्या धक्का दोगे, है ना। इट्स अ पैसिव प्रोसेस एंड द रेट विल डिपेंड अपॉन द साइज एंड द लिपिड सॉल्युबिलिटी। यस, कि कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटा है तो आसानी से डिफ्यूज हो जाएगा, बड़ा है तो थोड़ा सा मुश्किलें आएंगी। लिपिड सॉल्युबिलिटी क्यों, क्योंकि यार ट्रांसपोर्ट तो मेम्ब्रेन में से ही होना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, लिपिड्स की बनी हुई है, तो जो सब्सटेंस लिपिड में सॉल्युबल है वो आसानी से मूव कर जाएगा, है ना, और स्मॉलर सब्सटेंस भी फास्टर मूव करेगा। तो ये डिफ्यूजन जो कि प्रोटीन्स की मदद से हो, दो तरीके के प्रोटीन्स हो सकते हैं, चैनल प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, चैनल क्या होता है, चैनल बेटा हमेशा ओपन होता है, उसमें एक पोर होता है। कैरियर क्या होता है, कैरियर में कोई पोर नहीं होता, उसमें बेटा ऐसे कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है और सब्सटेंसेस मूव कर जाते हैं। वन टाइप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज पोरेंस, एक तरीके का चैनल है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, पोरेंस। पोरेंस क्या है बेटा, लार्ज पोर्स हैं आउटर मेम्ब्रेन में, किसकी आउटर मेम्ब्रेन में, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किसमें होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड साथ में सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। तो पोरेंस बेटा लार्ज पोर्स हैं जिसमें से छोटे साइज का सब्सटेंस जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लार्ज पोर्स हैं लेकिन छोटे साइज का सब्सटेंस वहां से क्रॉस करता है। ये पोरेंस किस में प्रेजेंट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन में, तभी तो बेटा उनकी आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है कि नहीं है। पढ़ा हुआ बेटा तुमने कि नहीं पढ़ा हुआ कि अपने क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है। वो परमिएबिलिटी कहां से आई उनके पास, वो परमिएबिलिटी बेटा कहां से आई उनके पास, बिकॉज ऑफ द पोरेंस। यस और नो बेटा जी बताइए,
बताइए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बेटा आपको, ये सारे नोट्स बेस्ट नोट्स हैं बेटा, आपको ऐसे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलेंगे, ये सब मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। आप सिर्फ पाहुजा बायोलॉजी के नाम से सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, वहां पर मैं एवरीडे तुम्हारे साथ ये नोट्स शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर आकर आपस में बतियाना बंद करो, सिर्फ मेरे से बात करो और चीज को समझो, ठीक है, चीज को समझो। तो यार चैनल एक वो तरीके का प्रोटीन है जो कि हमेशा क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है, चैनल हमेशा क्या होता है, ओपन होता है, कंट्रोल्ड है एंड लार्जर साइज का। ओके, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी मच सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। यस, कोई भी इनहिबिटर आ जाएगा तो बेटा डिफ्यूजन जो हो जाएगा वो रुक जाएगा, ठीक है, जहां पर प्रोटीन आ गए ना, क्योंकि प्रोटीन से मूवमेंट हो रहा है तो ये इनहिबिटर सेंसिटिव होता है। ओके, एंड इट अलाउज ओनली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ओनली, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स ही बेटा हम मूव करा पाएंगे, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, देख रहे हो। हाँ जी, यहाँ पे फोकस करें, यहाँ पे फोकस करें, मूवमेंट हो रही है सब्सटेंसेस की, किसके द्वारा हो रही है, देखो ये मेम्ब्रेन बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तुमको पता है अपने पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये फॉस्फोलिपिड हो गए, बीच बीच में अपने पास कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, या फिर तुम इसको क्या बोल देते हो, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये जो इंट्रिंसिक और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये तो असली वर्कर हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, यहीं से बेटा आपके सब्सटेंसेस क्रॉस करके जाएंगे। तो जब बेटा सब्सटेंस इस प्रोटीन की मदद से क्रॉस होता है इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एग्जांपल वाटर चैनल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरेंस। अब एक्वापोरेंस कितने तरीके के होते हैं बताओ, एनसीईआरटी में एक नंबर दिया होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने तरीके के हैं? यस, कौन बताएगा, कौन बताएगा बेटा कितने तरीके के हैं? यस, नंबर दे रखा है 1 से 10 के बीच में ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये ऑप्शन में जब तुम आओगे तो कितने तरीके के हैं बेटा? 8। ये क्वेश्चन एज इट इज उठ के आता है, ठीक है। एक्वापोरेंस कितने हैं? 8 है तुम्हारे पास, जिससे पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। यस, तो इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल प्रोटीन से जुड़ा और इस प्रोटीन ने इसको अंदर की तरफ धक्का मार दिया, ठीक है, लेकिन एनर्जी यहां पर यूज नहीं हुई, ये एक पैसिव प्रोसेस है। ये क्या है? एक पैसिव प्रोसेस है। अब यार 3 तरीके का ये प्रोसेस हो सकता है। अगर तो बेटा एक मॉलिक्यूल जो है वो ना साथ साथ रहना पसंद करता है, मतलब उसका एक साथी है, साथी जाएगा तो मैं जाऊंगा। होता नहीं बेटा तुम्हारी क्लास में, मेरी ना बेस्ट फ्रेंड मेडिकल रख रही है तो मैं भी मेडिकल रखूंगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड ना इस कोचिंग में उसने एडमिशन ले लिया, मैं भी वही करूंगी। तो बेटा वो होते हैं ना जो लग्गू से दोस्त, कि एक जो करेगा वही दूसरा करेगा, दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब एक ही डायरेक्शन में बेटा दोनों मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो उसको अपने क्या बोलते हैं? सिम्पोर्ट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सिम्पोर्ट। तो वो जो बेस्ट फ्रेंड्स है वो क्या है? सिम्पोर्ट। दूसरा होता है बेटा भाई बहन का रिलेशनशिप या फिर भाई भाई का रिलेशनशिप। मुझे मैच देखना है, नहीं मैच नहीं चलेगा, यहाँ पे तो अनुपमा चलेगी ना, ना आईपीएल चलेगा, अनुपमा चलेगी, आईपीएल चलेगा, अनुपमा चलेगी, यानी कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले। सो इफ द मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन उसको बोलेंगे एंटीपोड, ठीक है। तो अगर तो 2 मॉलिक्यूल प्रोटीन के थ्रू एक ही दिशा में जाते हैं, मूव इन सेम डायरेक्शन सिम्पोर्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन एंटीपोड। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है, तो मेडिकल रख रहा है, तो कॉमर्स रख रहा है, तो आर्ट्स रख रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपना कूल रहकर ड्रॉप आउट कर रहा हूं, है ना। जिसको दूसरे के ट्रांसपोर्ट से फर्क नहीं पड़ता है, जो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, वो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? यूनिपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट जो अकेला है, जिसको दूसरे से फर्क नहीं पड़ता। सिम्पोर्ट बेटा जो दूसरे के साथ सेम दिशा में जाता है, और एंटीपोर्ट जो कि ऑपोजिट दिशा में जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। सबसे पहली चीज प्रोटीन्स हैं। कौन से टाइप के प्रोटीन्स है बेटा? कुछ पंप्स हैं जो कि प्रोटीन का काम करते हैं, प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं, एंड दे यूज एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यार ये एनर्जी यूटिलाइजिंग ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे सब्सटेंसेस मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। दिस मूवमेंट कि यार पहाड़ के ऊपर चढ़ने में बड़ी मुश्किल आती है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। झरना देखा बेटा? बाहुबली मूवी देखी थी,
उस बाहुबली मूवी में जो फर्स्ट बाहुबली का पार्ट था उसमें से झरना दिखाया था, बहुत बड़ा झरना है। एक्चुअली बेटा वो इंडिया में ही है। यस आई हैव, मैं तुम्हें सच बताऊं, मैंने वो झरना खुद देखा है। इट इज सिचुएटेड इन केरला। केरला में एक जगह है आथिरापल्ली एंड इट इज सो ब्यूटीफुल। सो सच्ची में बहुत बड़ा है, लेकिन वो कैमरा का एंगल वैंगल से उसको और ही बड़ा एनलार्ज दिखा देते हैं। तो मैं झरना क्यों बता रही हूँ तुमको, झरना इसीलिए बता रही हूँ, झरने के ऊपर क्या होता है, पानी, और फिर वो पानी ऐसे पहाड़ से नीचे गिरता है ना, ऐसा ही होता है। तो जब ऊपर पानी है तो पानी बहुत हाई कंसंट्रेशन में है, पानी बहुत आसानी से हाई टू लो मूव कर जाएगा। ये हो गया डिफ्यूजन, हाई टू लो, कोई एनर्जी नहीं लगी, खुद से आया पानी गिर गया। लेकिन अगर तुम्हें मैं बोल दूं नीचे से उस पानी को ऊपर लेकर जाना है, अप हिल ट्रांसपोर्ट, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन लेकर जाना है, तो बेटा याद आ जाएगा ना। कौन याद आ जाएगा, सब याद आ जाएंगे तुम्हें, अपने नानी दादी सब याद आ जाएंगी, है ना। तो जो लो कंसंट्रेशन टू हाई होता है उसमें बेटा ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, एनर्जी मांगता है वो, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, active transport also like facilitated diffusion, they are also sensitive to inhibitors। ये भी facilitated diffusion की तरह सिर्फ specific molecule को ही allow करते हैं। देखो ऐसा कुछ भी diffusion में नहीं था, facilitated diffusion में था, क्योंकि यहाँ प्रोटीन आ गए, तो प्रोटीन्स आर sensitive to inhibitors and ये कुछ ही molecules को allow करेंगे। और अगर बेटा मान लो बहुत 10 प्रोटीन्स है मेम्ब्रेन में, 10 के 10 प्रोटीन्स में बेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यानी कि अपने सैचुरेशन लेवल पे ये पहुंच जाता है। सो इफ ऑल द प्रोटीन्स आर यूज्ड, तो यार उसको बोलेंगे अपने सैचुरेटेड, है ना, सिंपल सी बात है। वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सोडियम पोटेशियम पंप। पढ़ा हुआ है तुमने, सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, एक एटीपी को यूज करेगा, है ना। एटीपी यूज करने का मतलब है एडीपी और फॉस्फेट में तोड़ देना। क्या करता है, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, है ना। जब भी चलेगा 3 सोडियम आउट, 2 पोटेशियम इन। एक बारी चला 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम इन, दूसरी बारी चला 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम इन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहां पर अपने एटीपी को यूज कर रहे हैं। ओके जी, चलिए। सो ऐसी कौन सी चीजें हैं बेटा जो कॉमन है, फोकस करना इस स्लाइड पे। नेम द थिंग्स विच आर कॉमन बिटवीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो दोनों चीजों में सबसे बड़ी कॉमन चीज है कि यार प्रोटीन यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, प्रोटीन यूज हो रहा है। अगर प्रोटीन यूज हो रहा है तो यार ये इनहिबिटर्स के लिए बहुत सेंसिटिव है। अगर प्रोटीन यूज हो रहा है तो बड़े सिलेक्टिव हैं, प्रोटीन सबको नहीं आने देता, प्रोटीन इज वेरी सिलेक्टिव। ठीक है, एंड इट इज अंडर द हार्मोनल रेगुलेशन। सैचुरेशन भी इसमें हो सकती है, क्योंकि यार जब प्रोटीन भर गए, जगह ही नहीं बची, तो कहां से ट्रांसपोर्ट करोगे, है ना। इट इज लायबल टू सैचुरेट। ठीक है, एक चीज जो इनमें कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है वाली चीज यहां नहीं लिखी है, लेकिन तुम बताओगे क्या कॉमन नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द वन विच रिक्वायर्स एनर्जी, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती। एक्टिव इज द वन जिसमें लो टू हाई मूव करते हैं, फैसिलिटेटेड इज द वन जिसमें हाई टू लो मूव करते हैं। ओके, चलिए क्या चीज कॉमन है बिटवीन फैसिलिटेटेड एंड सिंपल डिफ्यूजन। भैया कॉमन क्या है, सबसे पहली चीज अलोंग द कंसंट्रेशन है, कोई भी एटीपी यूज नहीं हो रहा है। तो ये एक डब्बा दिया हुआ है, तीनों का डिफरेंस एनसीईआरटी में, ये लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल डब्बे से उठ के आ जाता है। यस बेटा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, देख लो एक बारी। एक बच्चे ने ऐसे रट्टा लगाया हुआ है, मतलब तुम लोग रट्टे भी कैसे लगाते हो। मैम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को लिख लो 80, तो 80 में यूज होता है एटीपी। ये कोई रट्टा लगाने वाली चीज है, इसमें निमोनिक बनाने की जरूरत भी थी। 8th क्लास से पता होता है बच्चे को कि एक्टिव में एनर्जी होती, पैसिव में एनर्जी नहीं होती। तो मतलब क्या रट्टे हैं, एक्टिव को लिख लो 80 में होता है एटीपी। वाह क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो सब बच्चे। यस चलिए, तो एक बार देख लो यार, सिंपल डिफ्यूजन में प्रोटीन यूज नहीं होता, बाकी दोनों में यूज होता। मैं थोड़ा इधर हो जाती हूँ। सिलेक्टिव कौन होगा, सिलेक्टिव वो होगा बेटा जो प्रोटीन यूज कर रहा है, जो प्रोटीन यूज कर रहा है, ये दोनों यूज कर रहे हैं। ठीक है,
सैचुरेशन भी किस में होगी? जिसमें प्रोटीन यूज हो रहा है, क्योंकि यार प्रोटीन भर गए तो जगह नहीं बचेगी, सैचुरेट हो जाएगा। अपहिल ट्रांसपोर्ट एक ही है अपना एक्टिव, बाकी दोनों क्या है? हाई टू लो कंसेंट्रेशन है। एटीपी भी किसको चाहिए? आपके एक्टिव वाले को ही चाहिए, ठीक है। एटीपी भी किसको चाहिए? एक्टिव वाले को चाहिए। तो क्या यहां तक वाला पोर्शन क्लियर है सबको? मुझे फटाफट से सेशन को लाइक करके बता दो एंड चैट सेक्शन में बता दो। फटाफट से दो चीजें करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, यहाँ पर ये जो क्लास दी हुई है किस में दी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में ऊपर पिन की हुई है, उस पर जाके एनरोल कर लेंगे। तो ये जब हो जाए तो मुझे बताना, हम अगले हिस्से पे बढ़ेंगे आगे। यस, वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्लांट वाटर रिलेशनशिप। नोट्स पसंद आते हैं तो यार बेटा लाइक शाइक भी बनता है कि नहीं बनता? पता है कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में? तुम्हारे लिए मैम को रात रात भर जाग कर ये नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, बिकॉज मैं चाहती हूं कि तुम्हारे पास एक ऐसा चीज हो जिसमें तुम्हें पढ़ने का भी मन करे, है ना। खुद का लिखा हो तो पढ़ने का मन नहीं करता, थोड़ा कलरफुल हो, जिसमें सारी एनसीईआरटी हो, उस टाइप के नोट्स बने, ठीक है। तो फटाफट से लाइक कर दो। कर दिया? यस, 3D में करवाओ, बहुत बढ़िया। ये जिस भी बच्चे की फरमाइश आई है, ये फरमाइशें करते हो बेटा। आज क्या तारीख है? 8 तारीख है। पेपर कब है? 17 जुलाई। जरा गिन के बताना कितने दिन बचे हैं। हाँ हाँ, गिन के बताओ, उंगलियों पे गिन सकते हो। बताइए बताइए कितने दिन बचे हैं। टुडे इज 8th of June, पेपर इज ऑन 17th of July। कितने दिन बेटा बचे हैं आपके पास? यस यस, बता दो कितने दिन बचे हैं, गिन के बताना, सही दिन बताना। कितने दिन बचे हैं? 39। 1 मंथ नहीं बचा है बेटा, थोड़ा सा 1 मंथ से ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 39 डेज बचे हैं। अभी भी इनकी उम्मीद नहीं, फरमाइश है कि मैम 3D में करा दो, थोड़ा सा प्लांट में चलता हुआ ट्रांसपोर्ट दिख जाएगा, हमें ना बहुत मजा आ जाएगा। बेटा मैं तो करा दूंगी, तुम्हें समझ कुछ ना आएगा, क्योंकि 3D होता है टाइम के लिए। ये 2 ईयर का बच्चा करता है बेटा। अगर तुम अभी 11th में होते ना तो मैं 3D में कराती, रुक रुक के बस इतना ही कराती चली जाती, इसी यहाँ तक कि मैं तुम्हें 2 घंटे में कराती, ठीक है। अभी बेटा फटाफट टाइम है एनसीईआरटी को मगअप करने का, एक भी पॉइंट मिस ना होने देने का, हर चीज तुम्हें एनसीईआरटी की एक लाइन आनी चाहिए। इसके लिए बेटा आप नहीं कर रहे। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, कल मैंने टेलीग्राम पे एक पोल कराया था, बच्चे समझ गए होंगे। एक बहुत बढ़िया चीज हम करने वाले हैं जिससे तुम्हारी एनसीईआरटी टेस्ट हो जाएगी, लेकिन मैं उसका खुलासा आज रात को करूंगी। कोई बच्चा गैस करना चाहे तो कर सकता है कि एनसीईआरटी को लर्न करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, टेस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। कोई ऐसी चीज जो आज तक किसी ने नहीं कराई है वो हम कराने वाले हैं। यस, हाँ चलिए आ गए, आ जाओ। तो बेटा तुमने देख लिया कि जो वाटर है, वाटर मेक्स वन ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ एनी वंस बॉडी। प्लांट की बॉडी की बात करें, जैसे वाटरमेलन में देखो यार, वाटरमेलन बोला जाता है गर्मियों में खूब खाओ। 92% जो बॉडी है वाटरमेलन की वो पानी से बनी हुई है। हर्बेशियस प्लांट में देखोगे तो सिर्फ 15% तक ही ड्राई वेट है, बाकी सब क्या है? पानी है, ठीक है। यानी कि मस्टर्ड को देखोगे तो वो अपने वेट के बराबर पानी 5 घंटे में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यार प्लांट की जो बॉडी है वो मेनली किससे बनी हुई है? पानी से बनी हुई है, ठीक है। मेच्योर कॉर्न बेटा 3 लीटर्स पर डे वाटर ले लेता है, साथ ही में लेकिन ये लोग क्या शो करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन भी शो करते हैं, ट्रांसपिरेशन भी शो करते हैं। ट्रांसपिरेशन में क्या होगा? एवरी टाइम जो विजिबल पार्ट है प्लांट का, लीव्स है, वहां से क्या होगा? वाटर का लॉस भी होता जाएगा। यानी कि प्लांट को पानी बहुत ज्यादा जल्दी से लेना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपिरेशन होती जा रही है। तो पानी जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, प्रोडक्टिविटी के लिए एसेंशियल है, एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं, और नेचुरल एनवायरनमेंट में भी प्लांट चाहिए, वाटर चाहिए ही चाहिए। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बेटा सेल की सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, प्रोटोप्लाज्म, सब कुछ पानी पे है। जो मीडियम है ना सेल के अंदर वो किसका है? पानी का है। तो पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स उसी में डिसॉल्व होते हैं और उसी में सस्पेंड होते हैं। तो पानी की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें पानी का मूवमेंट देखना पड़ेगा, पानी कहां से कहां मूव करता है। रेडी है बेटा इस चीज को समझने के लिए? तो सबसे पहली चीज बेटा हम करेंगे वाटर पोटेंशियल। क्या होता है वाटर पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल होता है बेटा कि एक वाटर बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल है वाटर के। अब वाटर के मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। जितने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वाटर मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, दैट इज साई, और वो प्रेशर यूनिट में यूज करते हैं बेटा। उसका यूनिट क्या है? पास्कल।
तो अगर किसी भी बीकर में पानी है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो यार उसका वाटर का पोटेंशियल भी ज्यादा है। पोटेंशियल समझते हो? पोटेंशियल यानी कि मैंने इस क्लास में से बच्चा उठा लिया, जैसे जानवी सिन्हा इस क्लास की बच्ची है। जानवी सिन्हा के अंदर कुछ क्वालिटीज हैं कि जानवी बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, जानवी कंसिस्टेंट है, जानवी रोज पेपर लगाती है, जानवी एनसीईआरटी भी रोज रिवाइज करती है। फिर जानवी के अंदर पोटेंशियल है नीट क्रैक करने का। अब पानी को देख लो, पानी के अंदर और कुछ नहीं है, पानी के अंदर कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी कि पानी के पास पोटेंशियल है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, कल को ये हाई टू लो मूव कर सकता है। तो अगर बेटा वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी ना, उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो उसका साई डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तुम यहां पर देखो बेटा, ये बीकर है, इस बीकर में अभी सिर्फ पानी है, तो इस पानी का वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन कल को तुम बेटा इस पानी के अंदर भंग डाल दो, क्या डाल दो, भांग नहीं बेटा, मतलब पानी के अंदर कुछ अनवांटेड सॉल्यूट पार्टिकल डाल दो, तो यार वाटर पोटेंशियल कम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बीच में काइनेटिक एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए, है ना। वैसे ही जानवी के प्रिपरेशन को भंग करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, है ना, रोशन है, शगुफ्ता है, ये सब जानवी के प्रिपरेशन को भंग कर रहे हैं। तो वाटर पोटेंशियल एक पानी का मैक्सिमम किसका होता है, प्योर वाटर का, और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है 0। 0 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल। तुम अगर इसमें सॉल्यूट डालोगे, तुम इसको भंग करोगे, तो वाटर पोटेंशियल कम होगा भैया, 0 से कम होगा तो नेगेटिव में ही जाएगा ना, है ना, नेगेटिव में जाएगा। जितना ज्यादा सॉल्यूट डाला उतना नेगेटिव गया, वो जो नेगेटिव गया सॉल्यूट के डालने से, वो जो वाटर पोटेंशियल कम हुआ सॉल्यूट के डालने से, उसको बोलोगे सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल देखो, प्योर वाटर का सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है, 0। 0 इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर तुमने उस वाटर बॉडी में सॉल्यूट डाला तो पोटेंशियल कम होगा, 0 से कम होगा, है ना, तो उसको अपने लोग बोल देंगे सॉल्यूट पोटेंशियल बोल देंगे, अगर तुमने वाटर में सॉल्यूट डाल दिया। ठीक है, अगर तुम सॉल्यूट डालते हो तो पोटेंशियल पानी का कम हो जाता है, तो वो नेगेटिव की साइड पे मूव करेगा, तो सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना ज्यादा नेगेटिव सॉल्यूट पोटेंशियल। यस, क्लियर। चलिए अब आ जाता है बेटा अगला, प्रेशर पोटेंशियल। क्या आ जाता है, प्रेशर पोटेंशियल। ये आता है बेटा ऑस्मोसिस में। जब पानी बहुत, जब सेल होता है, मान लो ये सेल है, दिस इज सम सेल, इस सेल ने बेटा बहुत सारा पानी गेन कर लिया, तो यार सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। क्या जनरेट करेगा, टर्गर प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, यस, क्या जनरेट करेगा, टर्गर प्रेशर जनरेट करेगा। तो जब बेटा सेल के अंदर वाटर भर जाता है, इट स्टार्ट्स जनरेटिंग टर्गर प्रेशर, क्योंकि बाहर की वॉल पे प्रेशर डालता है, उसको अपने लोग बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। तो सेल की टर्जिडिटी पे बेटा ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, सेल की टर्जिडिटी पे। यूजुअली क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन एक एक्सेप्शन है, लेकिन बेटा क्या है, एक एक्सेप्शन है, एंड एक्सेप्शन इज जाइलम। जाइलम में जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली क्या होता है, पॉजिटिव, एक्सेप्शन इज जाइलम। लर्न्ड। ये बताइए, ये 3 चीजें क्या आपको लर्न हुई, सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल निकालने का एक फॉर्मूला पेपर में पूछा जाता है, एंड द फॉर्मूला इज वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ये याद कर लो, ये चीज याद करने वाली है। एज इट इज रिलेशनशिप पूछ लेंगे, माइनस लगा देंगे, उल्टा कर देंगे इक्वेशन को, तो तुम्हें एग्जैक्ट इक्वेशन पता होनी चाहिए। ओके जी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा जी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस बेटा एक मूवमेंट है, किसकी, पानी की। पानी की मूवमेंट है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन to the region of low concentration through a semi-permeable membrane। हाँ जी, क्या है बेटा, from the region of high concentration to the region of low concentration। ठीक है, और किसके थ्रू होता है, through a selectively permeable membrane, right। किसके थ्रू होगा बेटा, सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल वॉल तो फ्रीली परमिएबल है, उसके थ्रू कोई इनहिबिशन नहीं आता, राइट।
प्रॉब्लम कहाँ आती है? सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या है, कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है, कुछ सब्सटेंसेस को मना कर देती है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वाटर मूव करेगा। देखो ऑस्मोसिस में अपने 3 चीजें कर सकते हैं, करा हुआ है, रुको मैं बताती हूँ। यस, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए 3 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, फोकस करना। 3 तरीके के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। 1 कुड बी हाइपोटोनिक, ले लो हंस लो। इट हैपन्स सम टाइम। यस, चलिए तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और क्या होगा, हाइपरटोनिक। तो ये मैंने मान लीजिए ले लिया हाइपोटोनिक, इधर ले लिया आइसोटोनिक, इधर क्या ले लिया, हाइपरटोनिक ले लिया। इन तीनों के अंदर मैंने क्या डाल दिया, सेल डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा, सेल डाल दिया। तो अगर बेटा बाहर का मीडियम क्या है, हाइपोटोनिक, मतलब इसमें सॉल्ट क्या है, कम है। सॉल्ट कम है तो मतलब पानी क्या है बेटा, ज्यादा है। इधर हाइपरटोनिक में उल्टा है, सॉल्ट ज्यादा है तो बाहर पानी क्या है, कम है। अब इन दोनों पे बेटा फोकस करना। इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, बाहर पानी ज्यादा है तो पानी विल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो सेल क्या करेगा, वाटर को गेन करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस, अंदर की तरफ आएगा पानी। जबकि इधर हाइपरटोनिक में आ जाओ, बाहर पानी क्या है, कम है, अंदर क्या है, ज्यादा, तो सेल विल लूज वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सऑस्मोसिस, ये पानी को लूज करेगा। जबकि बेटा अगर आइसोटोनिक में डाल दो तो यार मूवमेंट एक्सऑस्मोसिस भी होती है, एंडोस्मोसिस भी होती है। यस, लेकिन इनका जो वैल्यू है वो सेम रहता है, तो नेट मूवमेंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपकी बेसिक ऑस्मोसिस। आई बिलीव आपको इतना पता होगा कि पानी में मूव करना है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। इतना क्लियर है? अब इसको यहां पे ध्यान से देखो। यस, तो पानी तब तक मूव करेगा बेटा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। अब इसको बेटा ध्यान से देखना, इसमें से तुम आंसर दोगे, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ। लेट मी जस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चन। इसके बेसिस पे सवाल है ना आपके एनसीईआरटी में, पूछ लूं? हाँ जी, एनसीईआरटी में इसके बेसिस पर क्वेश्चन है। शुड आई आस्क? हाँ जी, ये एक्टिविटी दी हुई है। इधर देखिए, ये ए मीडियम है, ये बी मीडियम है, 2 चेंबर्स हैं कंटेनिंग सोल्यूशन सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक में देख रहे हो पानी ज्यादा है, सॉल्यूट कम है। दूसरे में पानी में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मैं पूछती हूँ बेटा। पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, सोल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल। बताओ, सोल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल, किसका वाटर पोटेंशियल कम है, देख के बताओ। कम है बेटा, यस। देखो वाटर पोटेंशियल होता है द काइनेटिक एनर्जी बाय द सोल्यूशन, उस पानी की कितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। जिसमें जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी तो कम हो जाएगी ना। तो यार ए वाले में पानी के पास ज्यादा पोटेंशियल है मूव करने का, बी वाले में पानी के पास पोटेंशियल कम है मूव करने का, क्योंकि बीच में अड़ंगा डालने के लिए सोल्यूट प्रेजेंट है। तो लोअर वाटर पोटेंशियल किसका प्रेजेंट होगा, आपके बी का। बात समझ आई? किसका होगा लोअर वाटर पोटेंशियल, बी का। नेक्स्ट है बेटा, mention the solution out of A and B which has lower solute potential। अगला सवाल, किसका lower solute potential है? हाँ जी, solute का potential बताओ, किसमें lower है? ये अच्छा सवाल है। किसमें lower है बेटा? solute potential हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। नंबर लाइन पढ़ी है ना मैथ्स में, नंबर लाइन पढ़ते हैं, ये 0 होता है, इधर -1 होता है, -2 होता है, ऐसे माइनस माइनस बढ़ते बढ़ते -10 हो जाता है।
जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना नेगेटिव होता जाएगा, उतना कम होता जाएगा। तो यार लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल किसका है, कम किसका है, जिसमें जितना ज्यादा सॉल्यूट है। तो आंसर हो जाएगा बी। जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना वो नेगेटिव दिशा में जाएगा, नेगेटिव दिशा में यानी कि कम होता जाता है। जिसमें यहां ज्यादा सॉल्यूट है ये और नेगेटिव कम होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो इसका सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि क्या मैं ये लिख सकती हूं, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट पोटेंशियल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट पोटेंशियल। जितना ज्यादा तुम सॉल्यूट डालते जाओगे उतना कम आपका सॉल्यूट पोटेंशियल होता जाएगा। यस, क्लियर है, ठीक है, बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट सवाल यहां से, इन विच डायरेक्शन ऑस्मोसिस अकर्स। ऑस्मोसिस बेटा किस दिशा में होगी, ए टू बी होगी या बी टू ए होगी, ये तो बड़ा आसान है। ऑस्मोसिस किस दिशा में होगी, यस, ऑस्मोसिस किस दिशा में होगी, ए टू बी या फिर बी टू ए। देखिए ऑस्मोसिस हमेशा किस दिशा में होती है, जहां पानी ज्यादा होता है टू द पानी लो होता है, क्योंकि पानी ने मूव करना है। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई टू लो, और हाई टू लो बेटा कौन सा है, ए टू बी। क्या मैं ये बोल सकती हूं, इट इज द मूवमेंट फ्रॉम द रीजन वेयर वाटर पोटेंशियल इज हाई टू द रीजन वेयर वाटर पोटेंशियल इज लो। हाई वाटर पोटेंशियल वाले रीजन से पानी कहां जाता है, लो वाटर पोटेंशियल वाले रीजन में जाता है। यस यस, ठीक है। अच्छा, विच सॉल्यूशन हैज हायर सॉल्यूट पोटेंशियल। अगर तुमसे कोई पूछ ले उल्टा क्वेश्चन, हायर सॉल्यूट पोटेंशियल किसका होगा, नंबर लाइन पे देख लो, नंबर लाइन पे देखेंगे सब बच्चे। नंबर लाइन पे अगर आप देखोगे तो हायर सॉल्यूट पोटेंशियल यानी कि जीरो के नजदीक, जिसमें सॉल्यूट कम है। सॉल्यूट किस में कम है, ए में कम है। यस, ए में कम है, बहुत बढ़िया। चलो, एट इक्विलिब्रियम, अगला सवाल है कि तुम पहुंच गए इक्विलिब्रियम पे, विच चेंबर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल। इक्विलिब्रियम पे ए और बी में से लो वाटर पोटेंशियल किसका है, लो वाटर पोटेंशियल किसका है, बताइए। इक्विलिब्रियम पे ए और बी में से, इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके हो, लो वाटर पोटेंशियल किसका है। यस, सब बच्चे अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं क्योंकि सब गलत हैं। इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए यानी कि अपने ने मामला बराबर कर दिया, अब दोनों बराबर पोटेंशियल पे घूम रहे हैं। इक्विलिब्रियम पहुंच गया बेटा, कोई भी लो नहीं है, ठीक है, कोई भी लो नहीं है, सेम वाटर पोटेंशियल है दोनों का, सेम वाटर पोटेंशियल है दोनों का। चलिए अब वो बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक का वाटर पोटेंशियल कितना है, -2000 किलो पास्कल, दूसरे का वाटर पोटेंशियल, इसको डैश कर लेते हैं, कितना है, -1000 किलो पास्कल, 1000 किलो पास्कल, ठीक है। पूछा जा रहा है इसमें से हाई वाटर पोटेंशियल कौन सा है, हाई वाटर पोटेंशियल कौन सा है। यस, दो -2000 वाला हाई है या फिर -1000 वाला हाई है। यस, नंबर लाइन पे है बेटा, सबका आंसर नंबर लाइन पे है। कौन से वाले का हाई है, 2000 वाले का कि 1000 वाले का, माइनस में है। यस, नंबर लाइन निकाल लो, ये रही बेटा तुम्हारे लिए नंबर लाइन, है ना। ये 0 होता है, ये -1 होता है, चलते जाओगे -1000 आ जाएगा, चलते जाओगे -2000 आ जाएगा। तो यार लोअर वाटर पोटेंशियल कौन सी वैल्यू है, ये लो है बेटा। यस, ये कौन सी वैल्यू है बेटा, ये वाली वैल्यू कौन सी है, हाई वाली, और ये वाली वैल्यू कौन सी है, लो वाली। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि यार हाई वाली बता दो, हाई वाली कौन सी होगी, -1000, क्योंकि यार मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। कम थोड़ा सा करोगे -1000, और कम कर दोगे तो -2000, तो दोनों में से ज्यादा कौन सा है, जो 0 के नजदीक है ना, ज्यादा वाला कौन सा है, -1000। क्लियर है, नंबर लाइन पे देख के आप आंसर निकालेंगे। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दैट। नेक्स्ट चलते हैं अपने लोग, हाँ जी, एक एक्सपेरिमेंट पे। यस, एक एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं बेटा। एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ऑस्मोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है। तो क्या कहते हैं बेटा, थिसल फनल एक्सपेरिमेंट है। इसमें अपने ने बाहर क्या ले लिया, पानी ले लिया, ऊपर से अपने ने डाल दिए फनल। इस फनल के अंदर क्या है, सुक्रोज का सोल्यूशन है, ठीक है, सुक्रोज का सोल्यूशन है। तो सिंपल सी बात है, बाहर पानी क्या है, ज्यादा है, अंदर पानी क्या है, कम है।
तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस हो जाएगी। ठीक है, ऑस्मोसिस हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि ऊपर से मैंने एक थिसल लिया, उससे मैंने प्रेशर डालना शुरू किया। मैं कितना प्रेशर डालूं कि ये ऑस्मोसिस रुक जाए, मैं कितना प्रेशर डालूं कि ये मूवमेंट रुक जाए, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मैं कितना प्रेशर डालूं कि ये ऑस्मोसिस रुक जाए। अब यार जितना ज्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा, सुक्रोज 10% है तो एक लेवल का प्रेशर है, तुमने सुक्रोज 20% कर दी तो यार और ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा ना ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। तो कह रहे हैं मोर द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ग्रेटर द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द diffusing, to prevent it from the diffusion. ठीक है, so pressure is applied to stop the water movement and that pressure is called as osmotic pressure. yes, इसको क्या बोलते हैं अपने, osmotic pressure. osmosis को रोकने वाला प्रेशर कौन सा है, osmotic pressure. ओके चलिए, तो अब एक तरीके के बेटा osmosis में ही अपने देख रहे हैं, ये मैंने तुम्हें समझा दिया है, हाइपो, हाइपर एंड आइसोटोनिक। मान लीजिए बेटा आपने सेल को प्लेस किया, किस में प्लेस किया बेटा, ऐसे एनवायरनमेंट में जिसमें सेल ने पानी लूज करना शुरू किया। भैया ऐसा एनवायरनमेंट कौन सा होता है, ये देखो, अगर ये सेल तुम्हारा पानी लूज करना शुरू कर रहा है, यानी कि अंदर पानी क्या था ज्यादा, बाहर पानी क्या है कम, बाहर पानी कम है, यानी कि बाहर का सोल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। कैसा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो यार जब भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है ना, तो सेल धीरे धीरे क्या करता है, श्रिंक करता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बेटा उसके साइटोप्लाज्म में से पानी बाहर जाता है। जब साइटोप्लाज्म में से भी चला गया तो वैक्यूल का नंबर आ गया, वैक्यूल भी धीरे धीरे पानी देना शुरू कर देता है। फिर बेटा धीरे धीरे उसका प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो जब प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाए, देखो श्रिंक हो रहा है, उस सेल को तुम क्या बोलते हो, प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हो। और प्लाज्मोलाइज्ड सेल बनता है इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यस। इससे ऑपोजिट आ जाओ इधर, जब सॉल्यूशन अपने ने क्या रखा, हाइपोटोनिक रखा, तो सेल ने पानी को गेन करना शुरू किया, सेल क्या कर गया, स्वेल कर गया। ये देखो सेल कर गया स्वेल। देखो अगर सेल के अंदर पानी भर जाएगा तो सेल डालेगा टर्गर प्रेशर। यस, सेल इस दिशा में डालेगा क्या, टर्गर प्रेशर। ठीक है, यही प्रेशर पोटेंशियल है, यही टर्गर प्रेशर क्या है, प्रेशर पोटेंशियल। क्या सेल फट जाता है, बताओ, सेल टर्गर प्रेशर डाल रहा है वॉल पे, क्या फट जाता है, नहीं फटता। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट ऑपोजिट सेल वॉल भी प्रेशर डालती है, जिसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, जस्ट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, ओरिएंटेशन इज ऑपोजिट। इसी वजह से सेल फटता नहीं है, प्लांट सेल फटता नहीं है, वो क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। यस बेटा, वो क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। अब अगर तुमने सेल को रख दिया किसमें, आइसोटोनिक में, तो यार जितना मूवमेंट बाहर हो रहा है उतना ही मूवमेंट अंदर हो जाएगा, तो सेल का साइज चेंज नहीं होगा, दैट सेल इज कॉल्ड एज फ्लैक्सिड। तो याद रखेंगे, हाइपरटोनिक में डाल रहे हो तो प्लाज्मोलाइज्ड, पिचक गया, अगर तुमने हाइपोटोनिक में डाला तो टर्जिड। यार अगर एक बारी सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, क्या ये रिवर्सिबल है, क्या इसको ठीक कर सकते हो, दोबारा इसके अंदर पानी भेज सकते हो? हाँ जी बेटा, ये प्रोसेस क्या है, तुम्हारा रिवर्सिबल है। इसको अगर तुम्हें रिवर्स करना है तो सेल को बेटा हाइपरटोनिक से उठाकर हाइपोटोनिक में डाल दो। किस में डाल दो, हाइपोटोनिक में डाल दो, तो मामला ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मामला फिर से ठीक हो जाएगा। ओके, यस। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल कुड बी डीप्लाज्मोलाइज्ड वंस यू प्लेस इट इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो लाइन लिखती है एनसीईआरटी, प्लांट सेल बिहेवियर टू वाटर मूवमेंट डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग सॉल्यूशन। ये तीन अपने ने सॉल्यूशन देख लिए हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या होता है बेटा, जब सॉलिड कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर ले। तुमने अभी रेनी सीजन आएगा जुलाई में, जब तुम्हारे पेपर होंगे ना, तब रेनी सीजन आएगा, तब लकड़ी के दरवाजे ना फूल जाएंगे। लकड़ी के दरवाजे क्या करेंगे, फूल जाएंगे, क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। यस, तो जब सॉलिड सब्सटेंस बेटा वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, थोड़ा सा उसका साइज बढ़ जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इम्बाइबिशन।
ये इम्बाइबिशन कैसे होगा? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। फाइकोकोलॉइड्स में सबसे ज्यादा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल ये है, दैट इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के अंदर बेटा बहुत सारे पानी का क्या होता है? इम्बाइबिशन हो जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली सीड क्या करता है? वहां से ओपन होके जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ड्राई वुड, ठीक है। ये जो आपकी लकड़ी के दरवाजे हैं, ये भी पानी को क्या करते हैं? इम्बाइब कर लेते हैं। यस, इम्बाइब कर लेते हैं। एंड द अदर एग्जांपल इज द सीड। दिस इज इम्बाइबिशन। ओके, यस, इम्बाइबिशन। तो सीड जर्मिनेशन भी किसकी वजह से हुआ? इसी की वजह से हुआ। अब बेटा आता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसमें अपने किसको यूज करेंगे? जाइलम एंड फ्लोएम को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? वास्कुलर सिस्टम को यूज करेंगे। छोटा छोटा ट्रांसपोर्ट तो डिफ्यूजन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से हो सकता है, बट मास में जब कुछ मूव करना होता है तो बेटा डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यार डिफ्यूजन बहुत ही स्लो मूवमेंट है, उस स्लोनेस से काम नहीं किया जा सकता। अपने को फास्ट मूवमेंट चाहिए, जो होगा जाइलम फ्लोएम की मदद से, ठीक है। सो बल्क मूवमेंट होगा बेटा इसमें, ठीक है। बहुत सारे सब्सटेंसेस जब इकट्ठे मूव करते हैं, इसको बोलते हैं बल्क मूवमेंट। एंड बल्क मूवमेंट होता है वाया जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। दो तरीके का हो सकता है, ड्यू टू पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एज इन द केस ऑफ गार्डन होस, और द नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एज इन द केस ऑफ स्ट्रॉ सक्शन। दोनों यूज करेंगे यार, पॉजिटिव प्रेशर एज वेल एज नेगेटिव प्रेशर। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, हॉर्मोन्स। और जाइलम का ट्रांसपोर्ट क्या है? यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है, क्योंकि पानी मूव करेगा फ्रॉम रूट सिस्टम टू शूट सिस्टम, रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जबकि इधर आओ फ्लोएम पे। यस, किस पे आ जाइए? फ्लोएम पे आ जाइए। फ्लोएम पे आ जाएंगे तो यार ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि शुगर का ट्रांसपोर्ट है। कहाँ से? पत्तियां जो खाना बनाती हैं, फूड बनाती हैं, है ना, उन्होंने ग्लूकोज बनाया, फिर उसको सुक्रोज में कन्वर्ट किया, फिर ट्रांसपोर्ट किया। बेटा लीव्स ने नीचे भी भेजना है, नीचे स्टोर कर लेंगे, स्टोरेज ऑर्गन है, फिर स्टोरेज ऑर्गन इसको ऊपर भी भेज देंगे, यानी कि लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो ट्रांसपोर्ट है ये होगा मल्टी डायरेक्शनल। कैसा होगा? मल्टी डायरेक्शनल। ओके, चलिए शुरू करें। हाँ जी, सबसे पहले आ जाता है पानी का। पानी को कहां से कहां भेजना है? नेम द स्ट्रक्चर इन द प्लांट जो पानी को एब्जॉर्ब करेगा। देखो, पानी है सॉइल में, सॉइल में प्लांट की रूट्स हैं, रूट में जो बाहर आता हुआ हिस्सा है ना, यस, रूट का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, जब हम सेक्शन देखेंगे, तो सबसे बाहर हमें क्या मिलेगा? रूट हेयर मिलेंगे। तो रूट हेयर्स आर द वन विच विल एब्जॉर्ब वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि यार जब लंबे लंबे बाल होंगे तो वो सरफेस एरिया को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, सरफेस एरिया विल इंक्रीज। तो रूट हेयर से बेटा वाटर और मिनरल क्या होगा? अंदर आ जाएगा, वाया द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन आएगा। फिर रूट हेयर से आगे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से आगे एंडोडर्मिस, उसके बाद आगे के हिस्से में जाएगा। तो रूट लेयर्स ने आगे इस पानी को भेजना है। कहां कहां भेजना है? रूट हेयर से पहले जाएगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से जाएगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से जाएगा एंडोडर्मिस, देन जाएगा पेरिसाइकल और देन जाएगा जाइलम। देखो, जाइलम ने ना पानी नीचे से ऊपर भेजना है, लेकिन जाइलम तक पहुंचाओ तो सही। जाइलम तक कौन लेकर जाएगा? जाइलम तक बेटा पानी लेकर जाएंगे सारी लेयर्स। अब दो तरीके का ट्रांसपोर्ट है, पहले का नाम है एपोप्लास्ट, दूसरे का नाम है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट जो पानी का ट्रांसपोर्ट है वो नॉन लिविंग पार्ट से है। कहां से है? ये देखो, यहां से, ये सेल वॉल और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस देख रहे हो, यहां से सेल वॉल और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से, दिस इज एपोप्लास्ट। तो रूट हेयर से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स और यहां तक पहुंच गए एंडोडर्मिस। रास्ते में रुकावट आ गया। रुकावट क्या आ गया? कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गया। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप से आगे अपने क्रॉस नहीं कर सकते, इम्परवियस टू वाटर है। तो अब इस पानी को बेटा अंदर आना पड़ा, सेल के अंदर आना पड़ा, लिविंग पार्ट में आना पड़ा। लिविंग पार्ट के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा वो होता है सिम्प्लास्ट। समझे? एपो मतलब कोनों कोनों से जा रहा है, सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस से जा रहा है, ठीक है, आसान है, कोई इसको रुकावट ही नहीं आएगी, ये फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट सेल के बीच में से होने लग जाए, है ना, यहाँ पे बीच में से होने लग जाए, इसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट। इस पे रुकावट आएंगी क्योंकि सेल में 50 चीजें और है, ऑर्गेनली है, ये स्लो हो जाएगा, ठीक है, एंड देन अल्टीमेटली पहुंच जाएगा जाइलम तक। ओके, तो एपोप्लास्ट,
एडजेसेंट सेल वॉल के थ्रू, एक्सेप्ट कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप से क्रॉस नहीं कर सकता एपोप्लास्टिक मूवमेंट, सेल वॉल के बीच में होगा, सेल मेम्ब्रेन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डिपेंडेंट अपॉन द ग्रेडियंट, हाई टू लो कंसेंट्रेशन जाएगा, कोई भी बैरियर नहीं है, तो ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है, यस आसानी से हो जाएगा। अगला कौन सा आता है बेटा तुम्हारा, सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट होता है सेल के बीच में से निकल के जाना, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन भी इसमें आ रही है, ये स्लो है क्योंकि सेल के अंदर बहुत रुकावटें हैं, ठीक है, एंड डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। चलिए, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि कहां से कहां तक एपोप्लास्ट है, कहां से कहां तक सिम्प्लास्ट है, तो यार यहां से चले, ये सिम्प्लास्ट अंदर जा रहा है, ये देखो ये सारा सिम्प्लास्ट अंदर के थ्रू जा रहा है, राइट, सेल के अंदर क्रॉस कर रहा है, जबकि इधर देखो बाहर से सेल वॉल और एक्स्ट्रा सेलर स्पेस के थ्रू कौन सा हो रहा है, एपोप्लास्टिक। लेकिन जब रास्ते में बेटा जहां कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई, उसके आगे एपोप्लास्टिक मूवमेंट बंद, उसके आगे सिर्फ कौन सा मूवमेंट होगा, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होगा। यस बेटा, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है बेटा, इसके आगे कौन सा मूवमेंट होगा आपका, सिर्फ सिम्प्लास्टिक होगा, क्योंकि वहां पर फिर हम पानी को बाहर से नहीं भेज पाएंगे। ओके जी, चलिए, तो ये हो गया दो तरीके का मूवमेंट। देन बेटा एक एसोसिएशन सिम्बायोसिस हमने पढ़ा था अपने इकोलॉजी में, कि जो रूट्स हैं बेटा प्लांट की, वो किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती हैं, फंजाई के साथ। मदद क्या होती है बेटा, फंजाई को मिल जाता है बना बनाया खाना, और ऊपर प्लांट को मिल जाता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो फंगस क्या करती है, फंगस हेल्प करती है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में, और प्लांट उसको क्या देता है, शुगर देता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देता है, राइट। दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, दिस इज कॉल्ड एज माइकोराइजा। क्या बोलते हैं बेटा इसको, माइकोराइजा। सो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है माइकोराइजियल फंगल एसोसिएशन। चलिए अब मूवमेंट कर लें। पानी को अपने ने कहां तक पहुंचा दिया, जाइलम तक पहुंचा दिया। अब जाइलम ऑफ द रूट से पानी भेजना है जाइलम ऑफ द शूट, जाइलम ऑफ द शूट से पानी भेजना है जाइलम ऑफ द लीफ। अब जाइलम के थ्रू पानी को ट्रांसपोर्ट करना है, इतना पता चला। यस बेटा बता दो फटाफट से, कम ऑन। जाइलम तक अपने ने भेज दिया, यहां तक पता चला एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट की मदद से। ऑर्डर याद रखेंगे, रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ठीक है। अप टिल एंडोडर्मिस, एपोप्लास्ट, उसके बाद अपने को सिम्प्लास्ट यूज करना पड़ेगा, देन पहुंचेगा जाइलम ऑफ द रूट में, ठीक है। चलिए, सो अब अपने को जाइलम में पानी भेजना है, किस वजह से भेजेंगे, एक प्रेशर है जिसका नाम है रूट प्रेशर। वाटर विल फ्लो and increase the pressure inside the xylem. There is a positive root pressure. होगा क्या बेटा, water will lose in liquid state and that is called as guttation. Root pressure pushes the water transport so that transpiration pull is needed. अब देखो हो क्या रहा है, रूट प्रेशर क्या हो रहा है कि नीचे से आपको एक पॉजिटिव प्रेशर मिल रहा है कि रूट्स ने बेटा पानी को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। जो रूट हेयर्स हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करके बैठे हैं, ठीक है। तो यहां से एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है जो पानी को ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है। साथ ही में छोटे प्लांट्स में तो बेटा रूट प्रेशर बहुत है, छोटे हाइट वाले प्लांट्स है ना, उसमें से रूट प्रेशर से कि पानी भरता जा रहा है तो हाई टू लो जाएगा, रूट में हाई हो गया, शूट में लो है तो हाई टू लो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्लांट बहुत लंबा हो जाए तो अकेला ये रूट प्रेशर सफिशिएंट नहीं है, फिर हमें एक पुल भी चाहिए जो पानी को और ऊपर तक खींचे, वो जैसे स्ट्रॉबेरी होता बेटा खींचते हैं, दैट पुल इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल। कि जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं, जो एरियल पार्ट्स हैं, वो पानी को लूज करेंगे, एक पुल क्रिएट होगा जिससे पानी कहाँ जाएगा, सक्शन की तरह होते हुए ऊपर वाले हिस्सों में चला जाएगा। यस, अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं बेटा जो बहुत ही ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहते हैं, मतलब वेरी ह्यूमिड एनवायरनमेंट, जिसमें ना ट्रांसपिरेशन नहीं हो पा रही है, वाटर वेपर नहीं बन पा रही क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है। उस वाले केस में वो प्लांट बेटा दे विल लूज वाटर एज अ ड्रॉपलेट, वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में पानी को लूज करेंगे एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज गट्टेशन, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स थ्रू, किसके थ्रू, जैसे ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है, गट्टेशन किसके थ्रू होता है, हाइडाथोड्स के थ्रू। किसके थ्रू होता है बेटा, हाइडाथोड्स के थ्रू। यस, क्लियर है। तो गट्टेशन बेटा यूजुअली कब देखी जाती है, नाइट में एंड अर्ली मॉर्निंग,
ठीक है, जब रूट प्रेशर बहुत हाई होता है, पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करके बैठे हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं, इवेपोरेशन लो है, ठीक है, तो टिप में से पानी निकलेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइडाथोड्स। यहाँ पे देखो, हाँ जी, रूट प्रेशर की वजह से धीरे धीरे पानी का लेवल बेटा क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। रूट के थ्रू पानी एब्जॉर्ब होगा, प्रेशर क्रिएट करेगा और ऊपर पानी इंक्रीज होगा। छोटे प्लांट्स में तो रूट प्रेशर इज सफिशिएंट, लेकिन अगर प्लांट की हाइट हो जाए बेटा 15 मीटर, है ना, बहुत लंबा हो जाए प्लांट, उस केस में बेटा अपने को ट्रांसपिरेशन पुल की भी जरूरत है। किसकी जरूरत है? ट्रांसपिरेशन पुल की भी जरूरत है। तो ट्रांसपिरेशन होगी, वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस होगा, एक पुल क्रिएट होगा, इस पुल की वजह से बेटा आपके वाटर को और ऊपर जाने का मौका मिलेगा। तो adhesion cohesion will make the column of the water molecule, और ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा। yes, so this is cohesion tension model of the transpiration pull model। इसको एक बारी मैं यहाँ से रीड भी करा देती हूँ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी गाइस, सब समझ आएगा, एक सेकेंड दो मुझे। ये देख लिया हमने, ये देख लिया, ये देखना है हमने। तो एक बारी बेटा मैं यहाँ से लाइन पढ़ रही हूँ, तुम इसको समझना, राइट। So, the ions from the soil are actively absorbed। इस पे फोकस करेंगे बेटा, आयंस का एब्जॉर्प्शन एटीपी को यूज करके होगा, ठीक है, इनटू द वास्कुलर टिश्यू। आयंस आए, एटीपी यूज करके अंदर घुस गए जाइलम में। वाटर फॉलोज एंड इंक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड द जाइलम। यार अगर इसके अंदर आयन घुस गए हैं, ठीक है, तो अंदर का वाटर कंटेंट क्या हो गया? कम हो गया। तो वाटर कंटेंट कम हो गया तो फटाफट से यहाँ पर वाटर भी इसको फॉलो करेगा और जाइलम में क्या भर जाएगा? वाटर भर जाएगा। दिस इज द पॉजिटिव प्रेशर। ये कैसा है बेटा? पॉजिटिव प्रेशर, और इसको क्या बोलेंगे? रूट प्रेशर। ठीक है, यस, रूट प्रेशर। समझ आया? पहले इसने आयंस भर लिए एटीपी यूज करके, अब आयंस भर लिए तो पानी कम हो गया, तो ये पानी को खींचेगा, राइट। एंड इट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग वाटर टू द स्मॉल हाइट। छोटी हाइट वाले प्लांट में इतना सफिशिएंट है। यस, छोटी हाइट वाले प्लांट में बेटा इतना सफिशिएंट है। चूज अ स्मॉल सॉफ्ट स्टेम प्लांट ऑन अ डे एंड व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कट द स्टेम विद द शार्प ब्लेड अर्ली इन द मॉर्निंग। आप देखेंगे बेटा सुबह सुबह जब तुम शार्प ब्लेड से स्टेम काटते हो तो तुम्हें क्या दिखेगा? वहां से पानी आता हुआ दिखेगा। सो दिस इज ड्यू टू द पॉजिटिव रूट प्रेशर। किसको क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव रूट प्रेशर। और जो पानी ऐसे लिक्विड फेज में निकलता है जब बहुत ज्यादा इवेपोरेशन नहीं हो पाती है क्योंकि ह्यूमिडिटी है, उसको बोलते हैं गट्टेशन। ठीक है, रूट प्रेशर कैन एट बेस्ट ओनली प्रोवाइड अ मॉडेस्ट पुश। थोड़ा सा पुश बेटा रूट प्रेशर दे सकता है। दे ऑब्वियसली डू नॉट प्ले अ मेजर रोल इन टॉल ट्रीज। बड़े ट्रीज में अकेले रूट प्रेशर से काम नहीं बन पाएगा। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रूट प्रेशर इज टू री-एस्टैब्लिश द कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द जाइलम विच ऑफ्टन ब्रेक्स ड्यू टू इनॉर्मस टेंशन क्रिएटेड बाय द ट्रांसपिरेशन। सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रूट प्रेशर का क्या है कि यार ये उस मोमेंटम को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो कई बार ना सक्शन से वो मोमेंटम लूज हो जाता है। उस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए हमें नीचे से थोड़ा सा पुश तो हमेशा पॉजिटिव प्रेशर चाहिए। रूट प्रेशर डज नॉट अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। मोस्ट वाटर विल मूव विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसपिरेशन पुल। यस, ट्रांसपिरेशन पुल। समझ आया? चलिए अब आता है ट्रांसपिरेशन पुल। Despite the absence of the heart or the circulatory system in plants, upward flow possible है। देख रहे हो एंटी ग्रेविटी चल रहा है मामला। एंटी ग्रेविटी है, कोई हार्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना। ये कैसे चल रहा है? up to 15 meters per hour. How is this possible? Yes, whether the water is pushed or pulled through the plants. Most researchers agree that the water is mainly pulled through the plant. ये पुल है बेटा, खींचा जा रहा है। जैसे हम कुएं में से पानी नहीं निकालते वैसे ट्रांसपिरेशन ऊपर पानी को खींच रहा है। This is transpiration pull and it is the driving force for the process इन द लीव्स। ठीक है, इसका ड्राइविंग फोर्स कौन है? ट्रांसपिरेशन। दिस इज रेफर टू एज कोहिजन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन पुल ऑफ मॉडल ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर इज ट्रांजिएंट इन प्लांट्स। लेस देन 1% ऑफ वाटर रीचिंग द लीव्स इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट थ्रू स्ट्रोमेटा। तुम समझ रहे हो? इतना सारा पानी ऊपर गया, सिर्फ 1% अपने ने फोटोसिंथेसिस में यूज किया, बाकी सब तो ट्रांसपायर कर दिया है ना, उड़ा दिया, राइट। तुमने उड़ा दिया। तो ये जो बेटा आप पढ़ रहे हैं जिस वजह से तुमने उड़ाया है, दिस इज द वन विच क्रिएट्स द पुल। ठीक है, इसको अपने लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। कोहिजन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन पुल, मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट। समझ आया?
छोटे प्लांट्स में पॉजिटिव प्रेशर, द रूट प्रेशर जो पानी को पुश कर रहा है। बड़े प्लांट्स में इसके इन एडिशन टू रूट प्रेशर हमें एक पुल वाला प्रेशर चाहिए जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन पुल। अब आता है बेटा ट्रांसपिरेशन, ये हमने वैसे पढ़ लिया है। इट इज अ लॉस ऑफ वाटर बाय द स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा का दो फंक्शन आ जाता है, एक आता है ट्रांसपिरेशन, दूसरा आता है गैसेस का एक्सचेंज भी कहां से होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। यूजुअली बेटा दिन के वक्त स्टोमेटा क्या होते हैं, खुले होते हैं, रात के वक्त क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा की और ओपनिंग और क्लोजिंग देखो, मोनोकॉट और डाइकॉट में अलग अलग शेप का स्टोमेटा होता है बिकॉज अलग अलग शेप का गार्ड सेल होता है। डाइकॉट में गार्ड सेल इज योर किडनी शेप्ड, मोनोकॉट में इट इज डम्बल शेप्ड, ठीक है। बिकॉज ऑफ द टर्जिडिटी एंड द लॉस ऑफ टर्जिडिटी इन द गार्ड सेल, पानी या तो अंदर आता है या फिर पानी बाहर जाता है, ठीक है। तो जब ओपन होता है बेटा स्टोमेटा, ओपनिंग कैसे होती है स्टोमेटा की, गार्ड सेल क्या करते हैं, पानी को गेन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, पानी को गेन करते हैं और क्या बन जाएंगे, टर्गर बन जाएंगे। जैसे ही गार्ड सेल बेटा मोटे से हो जाएंगे, बीच में पोर हो जाएगा, दैट इज स्टोमेटल पोर, जिसके थ्रू पानी भी लूज होगा और गैसेस एक्सचेंज भी होगा, ठीक है। यस, क्रिसेंट शेप। और जब बेटा गार्ड सेल पानी को लूज करेंगे, ये देखो यहाँ पे इन्होंने पानी को गेन करा हुआ है जिसकी वजह से बीच में पोर खुल गया है। यहाँ पर बेटा ये क्या कर रहे हैं, पानी को लूज कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं तो बीच का पोर क्या हो गया है, एक तरीके से बंद हो गया है, ठीक है। यस, सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, ठीक है। व्हेन दे विल लूज द टर्गर प्रेशर, दे विल बिकम ओरिजिनल शेप्ड एंड गार्ड सेल विल बिकम फ्लैक्सिड, पिचक जाएगा, क्लोज आ जाएगा और पोर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके बेटा, यस, हाँ जी। तो डाइकॉट और मोनोकॉट में देख लो, डाइकॉट में देखो तो डॉर्सीवेंट्रल है ना, मोनोकॉट में आइसोबाइलेटरल, मोर स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस और मोनोकॉट में इक्वल स्टोमेटा ऑन द बोथ साइड। ओके, तो ये डेटा है जो आपको मोनोकॉट और डाइकॉट का याद रखना है। तो याद रखेंगे ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय लाइट। देखो जितनी ज्यादा लाइट होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, गर्मी होगी, जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतने ज्यादा वेपर्स बनेंगे। ह्यूमिडिटी, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतनी ट्रांसपिरेशन कम, क्योंकि ऑलरेडी वेपर्स प्रेजेंट है और वेपर नहीं बन पा रहे हैं। विंड स्पीड ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा स्टोमेटा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन, ठीक है। परसेंटेज ऑफ द स्टोमेटा विच आर ओपन, ज्यादा परसेंटेज होगा तो ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। प्लांट वाटर स्टेटस एंड द कैनोपी स्ट्रक्चर, अगर बेटा वो ढका हुआ प्लांट है तो स्टोमेटा को जगह ही नहीं मिल रही है लॉस करने की, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स जिसमें आपका ट्रांसपिरेशन जो है वो अफेक्टेड होगा, राइट। तो ट्रांसपिरेशन के बारे में हमने देखा कि पानी कैसे ऊपर की तरफ जाता है जाइलम के थ्रू, दिस इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। अब ये क्या चीज है बेटा, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कोहिजन। कोहिजन क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। एडिशन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड टू द पोलर सरफेस, यानी कि जाइलम के सरफेस से कितना वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड है। एंड टेंशन, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड इन द लिक्विड मोर देन इन द गैस। ये तीन चीजें बेटा क्या देती हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ताकि पानी आसानी से ऊपर जा पाए, एंड हाई कैपिलैरिटी थ्रू द ट्रैकिड्स, थ्रू द ट्रैकियरी एलिमेंट। तभी तो उसका नाम था कोहिजन, एडिशन, टेंशन, पुल थ्योरी, ठीक है। तो कोहिजन क्या है, पानी के मॉलिक्यूल के बीच में आपस में कितना अट्रैक्शन है। एडिशन क्या है कि पानी का मॉलिक्यूल इस ट्रैकिड की वॉल से कितना अट्रैक्टेड है। और सरफेस टेंशन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड इन द लिक्विड मोर देन इन द गैस। यस, कोहिजन, एडिशन एंड सरफेस टेंशन। तो जाइलम के बीच में बेटा क्या हो रही है, पानी और पानी मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो रही है, जिसको अपने लोग क्या बोलते हैं, कोहिजन बोलते हैं, राइट बेटा। चलिए, सो दिस यू कैन सी कि पानी किस तरीके से बेटा मूव कर रहा है। यस, वाटर मूवमेंट इन लीफ, इवेपोरेशन फ्रॉम द लीफ विल सेट अप द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होगी तो प्रेशर ग्रेडियंट होगा। एंड द ग्रेडियंट इज ट्रांसमिटेड इनटू द फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑन द वाटर फिल्ड जाइलम। तो धीरे धीरे जाइलम के थ्रू पानी ऊपर 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 जाता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे लीव्स में से गायब हो रहा है, हाई टू लो, हाई टू लो एंड हाई टू लो। यस, पता चल गया ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन से बेटा क्या क्या मदद हो रही है, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एक तरीके का क्या है, कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू बेटा पुल क्रिएट हो रहा है। इस पुल के थ्रू ही मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। मेंटेन्स द शेप एंड द स्ट्रक्चर, पानी का लॉस होगा तो आसानी से शेप मेंटेन हो पाएगी। जहां इवेपोरेशन होती है वहां पर सरफेस पे क्या होता है,
कूल होता है, ठीक है। अगर पानी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो सारा का सारा पानी किस में चला जाएगा, ट्रांसपिरेशन में भी क्या लॉस होगा। यस गाइस, तो एक बार इसको यहां से देख लो, ये हमने पढ़ लिया, ये भी हमने देख लिया, एंड देन ये भी हमने देख लिया। तो ये देख रहे हैं, तो ट्रांसपिरेशन हैज मोर देन वन पर्पस, इट क्रिएट्स द पुल, ठीक है, सप्लाइज द वाटर, फोटोसिंथेसिस को भी पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही जाएगा, ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू द अदर पार्ट्स, क्योंकि पानी आ रहा है तो मिनरल को लेके आ रहा है, कूल करेगा क्योंकि इवेपोरेशन हो रही है, और शेप को भी मेंटेन करेगा। एंड एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स हैव एन इनसेटिएबल नीड ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय द अवेलेबल वाटर व्हिच कैन बी स्विफ्टली डिप्लीटेड बाय द ट्रांसपिरेशन। समझ रहे हो कि एक जो प्लांट जो कि एक्टिव है उसको पानी की बहुत रिक्वायरमेंट, तो वाटर इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन से ये पानी स्विफ्टली डिप्लीट भी हो जाता है। ह्यूमिडिटी ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज लार्जली ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन, तो रेन फॉरेस्ट के ऊपर जो ह्यूमिडिटी है वो किस वजह से है, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपिरेशन ओनली। ओके जी, चलिए अब आते हैं बेटा अपटेक ऑफ द मिनरल आयंस, किस पे आ जाएंगे, अपटेक ऑफ मिनरल आयंस। ये बात समझ आई? Yes, come on guys, tell me. Did you get this? पानी के ट्रांसपोर्ट के बारे में पता चला, कोहिजन, adhesion and the pull theory. सोना मोना पूरा हो गया हो तो बेटा आगे बढ़े। ठीक है लिख दिया। यस, क्लियर है। चलिए अब ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा शुगर्स का, ठीक है। किसका ट्रांसपोर्ट करेंगे, फ्लोएम के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, किसका, शुगर का। सो अपटेक एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लोएम से पहले बेटा मिनरल आयन भी देख लेते हैं, पानी जा रहा है तो साथ में मिनरल भी जा रहे हैं। तो प्लांट बेटा क्या करता है, पहले मैं यहां से पढ़ती हूँ फिर वहां पे दिखाती हूँ, ठीक है। अपटेक ऑफ द मिनरल आयन, अनलाइक वाटर ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, ठीक है। सारे मिनरल्स बेटा पैसिव नहीं हो सकते पानी की तरह, पानी तो देखो ऑस्मोसिस के थ्रू आ जाता है, मिनरल आयंस का पैसिव एब्जॉर्प्शन नहीं है। दो फैक्टर है, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल तो वैसे ही आसानी से नहीं जाएगा, विच कैन नॉट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। द कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल इन द सॉइल इज यूजुअली लोअर देन द कंसंट्रेशन इन द रूट। ये बेटा तुम्हारी रूट है, रूट के अंदर मिनरल आयन क्या है, ज्यादा है, और सॉइल के अंदर क्या है, कम है। तो कैसे मिनरल आयन को पहुंचाया जाए, देयरफॉर मोस्ट मिनरल आयन एंटर्स बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन। देखो लो कंसंट्रेशन टू हाई भेजना है तो आपको कैसा एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। मिनरल आयंस का, पानी का तो बेटा पैसिवली हो जाता है, मिनरल आयंस का एक्टिव एब्जॉर्प्शन है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल। दिस नीड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। द एक्टिव अपटेक ऑफ आयन इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोटेंशियल क्रिएटेड इन द रूट, ठीक है। तो जो रूट सेल्स का वाटर पोटेंशियल है वो किस वजह से, इन आयंस की वजह से ही है। देयरफॉर द अपटेक ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, सम आयंस मूव अक्रॉस द एपिडर्मल सेल पैसिवली। तो मोस्टली जो आयंस हैं, जो मिनरल्स हैं, वो आयंस की फॉर्म में है तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन करते हैं, कुछ का क्या हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। तो आयंस आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बात समझ आई, मोस्टली एक्टिव है लेकिन कुछ पैसिव भी है। स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ द रूट हेयर सेल एक्टिवली पंप आयन फ्रॉम सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल। डाल दिया बेटा, कुछ प्रोटीन्स हैं रूट हेयर में, मेम्ब्रेन में, जो एनर्जी को यूज करके आपके मिनरल आयंस को अंदर डाल देते हैं, right? Like all cells, the endodermal cells have many transport proteins embedded in the plasma membrane. They let some solutes cross the membrane but not the others. ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ द एंडोडर्मल सेल आर द कंट्रोल पॉइंट्स वेयर द प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड द टाइप ऑफ सॉल्यूट दैट विल रीच द सेल। देखो एपिडर्मिस से तो अपने क्रॉस करके आ गए, आगे आता है एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस की जो वॉल है वो सिलेक्टिव है, वो सबको नहीं जाने देगी। तो एंडोडर्मिस बताएगा कि किस क्वालिटी और किस क्वांटिटी में मिनरल यानी कि आयंस आगे जाइलम तक पहुंचेंगे। रूट एंडोडर्मिस बिकॉज ऑफ दिस लेयर ऑफ सुबरेन हैज द एबिलिटी टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट द आयंस इन ओनली वन डायरेक्शन। तो आयंस का भी जो ट्रांसपोर्ट है बेटा वो किस डायरेक्शन में होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। तो अब आयंस उठ के सॉइल से कहां पर आ गए हैं, सॉइल से बेटा कहां पर आ गए हैं, आपके आयंस आ चुके हैं रूट सेल में। हाँ जी, आगे आफ्टर द आयंस हैव रीच्ड द जाइलम, रूट सेल से कहां पहुंच गए, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड अल्टीमेटली जाइलम। जाइलम से अपने को इसको ऊपर भेजना है थ्रू द एक्टिव और द पैसिव ट्रांसपोर्ट
or a combination of two, their further uptake to the stem or to the all parts of plant is through the transpiration stream. तो अब इनको xylem of the root से ऊपर जाना है, किसकी हेल्प से जाएंगे? ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम की हेल्प से. The chief sink for the mineral ion are the growing region of the plant such as apical and the lateral meristem, young leaves, developing flowers, fruit, seed, storage organ. समझ रहे हो? एक होता है सोर्स जहाँ से सामान चलता है, सिंक जो सामान को यूज करता है. तो मिनरल आयंस कौन यूज करेगा? सिंक कौन है उसका बेटा? जो ग्रोइंग रीजन है, जिसको अभी एनर्जी चाहिए, जिसको अभी ग्रो करना है, यंग स्टेम है, डेवलपिंग फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो क्या है? सिंक है इसका. तो सोर्स टू सिंक. Unloading of the mineral ion occur at the fine vein ending through the diffusion and the active uptake by the cell. फिर क्या होगी बेटा? अनलोडिंग होगी. कैसे होगी? डिफ्यूजन, और वहां के जो सिंक वाले सेल्स हैं वो उसको ले लेंगे एक्टिवली. ओके, सो मिनरल आयंस आर फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज. पर्टिकुलरली वो कंगन वाली बात आ गई बेटा कि जो कंगन है वो परदादी किसको दे देंगी? नई बहू को दे देंगी. वैसे ही है बेटा, मिनरल आयंस भी ओल्ड एजिंग पार्ट से जाएंगे न्यू यंग पार्ट्स पे. ठीक है, किसके पास चले जाएंगे? यंग पार्ट्स पे चले जाएंगे. तो एलिमेंट्स मोस्टली रेडिली मोबिलाइज आर फॉस्फोरस, जो जाते हैं बेटा ओल्ड टू यंग पार्ट्स. सल्फर है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है. सम एलिमेंट्स दैट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक कैल्शियम आर नॉट रीमोबिलाइज. तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन से कंगन जाएंगे और कौन से कंगन नहीं जाएंगे. तो फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन ये सब मोबिलाइज हो जाते हैं फ्रॉम द एजिंग टू द यंग पार्ट. बाकी जो कैल्शियम है वो उसका स्ट्रक्चरल पार्ट है, वो मोबिलाइज नहीं होता है. ठीक है. यस, एन एनालिसिस ऑफ जाइलम एक्सूडेट शो दैट though some of the nitrogen travels as the inorganic ions, most of which is carried out as organic form in the form of amino acid and related compound. देखो नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं कि इनऑर्गेनिक से ज़्यादा ये अमाइनो एसिड की फॉर्म में जाता है. सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर आर कैरिड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. मिनरल न्यूट्रिशन में वैसे हमने कल करना है. इन एडिशन स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डज टेक प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. हेंस इट इज नॉट दैट वी क्लियरली मेक अ डिस्टिंक्शन एंड से कैटेगोरिकली दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स व्हाइल फ्लोएम ऑर्गेनिक. ठीक है, पहले माना जाता था कि जाइलम सिर्फ इनऑर्गेनिक को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम ऑर्गेनिक, जबकि अभी एक सही नहीं है. क्योंकि देखो नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये ऑर्गेनिक फॉर्म में भी तो ट्रांसपोर्ट होते हैं, है ना. जैसे अभी हमने देखा नाइट्रोजन अमाइनो एसिड की फॉर्म में हो रहा है, थ्रू जाइलम हो रहा है. तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि जाइलम के थ्रू सिर्फ इनऑर्गेनिक फॉर्म में होगा ना, जाइलम के थ्रू ऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकता है. तो ये पुराना व्यू था, अब ये पुराना हो चुका है. नए व्यू के अकॉर्डिंग, जाइलम के अकॉर्डिंग मेनली इनऑर्गेनिक बट ऑर्गेनिक भी हो सकता है. ओके जी, चलिए लास्ट आ जाता है बेटा फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट. कहां से कहां करना है? फ्रॉम सोर्स टू सिंक. सोर्स यानी कि जहां बन रहा है. कहां बन रहा है? खाना बन रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल, ग्लूकोज बन रहा है लीव्स में, ग्रीन पार्ट्स में, जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है. भेजना कहाँ है? हर जगह भेजना है. रूट्स में भेजना है, बाकी के स्टेम में भेजना है, जहां भी ग्रोइंग रीजन है हर जगह भेजना है. तो सोर्स टू सिंक ट्रांसपोर्ट अपने ने करना है. क्या भेजना है बेटा? फूड भेजना है. प्राइमरीली सुक्रोज डाइसेकेराइड की फॉर्म में बेटा ट्रांसपोर्ट होता है. ट्रांसपोर्टेड बाय द वैस्कुलर टिश्यू फ्लोएम. तो फ्लोएम के थ्रू आपका शुगर यानी कि ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसपोर्ट होगा. जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स. यूजुअली सोर्स क्या होगा बेटा? जहां पर बन रहा है. हाँ जी, सोर्स इज अंडरस्टूड टू बी दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच सिंथेसाइजेस द फूड, दैट इज द लीफ. ठीक है, खाना कहाँ बन रहा है? लीफ में बन रहा है, क्योंकि लीफ फोटोसिंथेसिस कर रही है. और सिंक वो है जो इसको जरूरत है, जो यूज कर रहा है या फिर इसको क्या कर रहा है? स्टोर करके रख रहा है. बट द सोर्स एंड द सिंक मे बी रिवर्स डिपेंडिंग अपॉन द सीजन. बिल्कुल यार, उल्टा हो सकता है. आज के टाइम पे कहीं प्लांट बना हुआ है, लेट मी जस्ट शो द प्लांट. हाँ जी, इस प्लांट को देखो, तुम इस प्लांट को देखो. जब तक तो बेटा प्रॉपर सीजन है, धूप निकल रही है, तब तक ये जो पार्ट है ये क्या है? अपना सोर्स है. यहाँ पे शुगर बन रही है और हम किसको भेज रहे हैं? रूट्स को भेज रहे हैं, जो कि क्या है? अपना सिंक है. बाकी सारा पार्ट क्या है? सिंक. बट कल को पतझड़ हो जाए, सारे पत्ते चले जाएं, तो यार तब ये रूट्स क्या बन जाएंगी? सोर्स. क्योंकि ये स्टोर करके बैठी हैं और ऊपर अपने जहां भेजेंगे वो क्या बन जाएगा? सिंक बन जाएगा. तो इट इज नॉट सेम. हमेशा नहीं होता कि पत्ती ही सोर्स है, कल को रूट भी क्या हो सकता है? सोर्स हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, है ना. चलिए अगली लाइन क्या कह रहे हैं?
Sugar stored in root may be mobilized to some source of the food in the early spring when the buds of the tree act as the sink. बिल्कुल सही है यार. जब कल को सिंक क्या हो जाए बेटा, आपके बर्ड्स हो जाएं और जो शुगर है वो कहाँ पर है, रूट में स्टोर हुई है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. दे नीड एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फोटोसिंथेटिक एपरेटस. सिंस द सोर्स सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल, जरूरी नहीं है कि बेटा लीफ ही सोर्स होगा, इट कुड बी शुगर ऑल्सो, इट कुड बी रूट ऑल्सो. द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट कुड बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो ये बन जाएगा बाई डायरेक्शनल, है ना. जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट था वो क्या था, यूनी, रूट टू शूट, नेवर फ्रॉम शूट टू रूट. यहाँ पे दोनों साइड पे हो सकता है. हेंस अनलाइक वन वे फ्लो इन द ट्रांसपिरेशन, फूड इन द फ्लोएम कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, एज लॉन्ग एज शुगर है और सिंक है. सोर्स और सिंक होना चाहिए बेटा, ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं, नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं. सो फ्लोएम सैप इज मेनली वाटर एंड सुक्रोज बट अदर शुगर्स. ठीक है, फ्लोएम के थ्रू जो सामान जाएगा उसको बोलेंगे फ्लोएम सैप. उसमें एक तो शुगर जानी है, शुगर अकेली नहीं जाएगी, साथ में पानी भी जाएगा और कुछ और शुगर्स भी जाएंगी, हार्मोन्स जाएंगे, अमाइनो एसिड जाएंगे. ठीक है, सो दे आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू द फ्लोएम. ओके, कैसे ट्रांसलोकेट होगा, मास फ्लो हाइपोथेसिस और द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस. बहुत ईजी है बेटा ये वाली. हाँ जी, एक्सेप्टेड मैकेनिज्म क्या है, ये है बेटा प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस. पहले तो नाम याद रख लो. एज द ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड बाय द सोर्स, मान लीजिए बेटा ये पत्ती है तुम्हारा सोर्स, इसमें क्या बन चुका है, इसने फोटोसिंथेसिस करी और क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया. ठीक है, अब ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, पहले तुम इससे डाइसैकेराइड बना दोगे, इसके साथ फ्रक्टोज जोड़ के क्या बना दोगे, सुक्रोज बना दोगे. अब ये सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुझे इसको भेजना है ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू में. ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू कौन सा है बेटा, फ्लोएम है. ये कौन सा है, फ्लोएम है. तो यार सबसे पहले तो इस सुक्रोज को इस फ्लोएम में चढ़ाएंगे, लोडिंग करेंगे. लोडिंग करने के लिए लगती है पैसे बेटा, वो जो लोडिंग वाले आते हैं ना ट्रक व्रक लेके, पैसे लेते हैं, फ्री में नहीं होता. पैसे क्या है, एटीपी. तो लोडिंग ऑफ शुगर इनटू द फ्लोएम ऑफ द लीफ विल रिक्वायर एटीपी. इट्स एन एक्टिव प्रोसेस. मतलब यहाँ पर आपकी क्या पहुंच चुकी है बेटा, पैसे देकर हमने सारी सुक्रोज को यहाँ फ्लोएम में भेज दिया. ठीक है, अब फ्लोएम के नजदीक ही क्या प्रेजेंट था, फोकस करना, फ्लोएम के नजदीक क्या प्रेजेंट थे, जाइलम के चैनल्स प्रेजेंट थे जिसमें पानी है. ये क्या है बेटा, जाइलम. तो यार यहाँ पे हमने देखा जाइलम में पानी बहुत ज्यादा है, फ्लोएम में तो सिर्फ शुगर ही है, तो पानी विल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. तो फटाफट से जाइलम से दौड़ते हुए पानी कहाँ आ जाएगा, फ्लोएम ऑफ द लीफ में. तो अब फ्लोएम ऑफ द लीफ में तुम्हारे पास पानी है और डाइसैकेराइड शुगर भी है. अब आ जाओ यहाँ पे बेटा, बाकी पार्ट भी बना लेते हैं प्लांट का. ये इसका शूट सिस्टम है. ठीक है, इस शूट सिस्टम में और क्या होगा, इस शूट सिस्टम में बेटा फ्लोएम ऑफ द शूट भी तो होगा, है ना. तो अब यहां पर देखो, यस, यहां देखिए बेटा, इस जगह पर अब पानी ज्यादा हो गया क्योंकि इसने जाइलम से ले लिया. इस जगह पर पानी नहीं है, तो ये पानी बेटा उड़ता हुआ आ जाएगा यहाँ से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. लेकिन पानी अकेला नहीं आएगा, साथ में शुगर लेके आएगा. इस तरीके से बेटा धीरे धीरे हम लोग हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हुए कहाँ पर पहुंच जाएंगे, रूट के फ्लोएम तक पहुंच जाएंगे. कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, रूट के फ्लोएम तक पहुंच जाएंगे. तो मान लो ये रूट आ गया, रूट के फ्लोएम तक अपने लोग आ गए हैं. ठीक है, यहाँ पर आपकी शुगर आ गई है, लेकिन फ्लोएम में थोड़ा रखना है. हमारे पास रूट के सेल्स भी तो है, हमारे पास बेटा ये रूट के सेल्स हैं. तो अब जो आपकी शुगर है बेटा वो कहाँ प्रेजेंट है, फ्लोएम ऑफ द रूट पे प्रेजेंट है. इस शुगर को क्या करना है, अनलोड करना है ना. अनलोडिंग करनी है, पहले लोडिंग करके लाए थे, अब सामान ट्रक से उतारना है, पहले ट्रक पे चढ़ाया था. अब ट्रक से उतारने में भी बेटा क्या लगेंगे, पैसे लगेंगे. यानी कि अनलोडिंग में भी क्या यूज होगा, एटीपी यूज होगा. तो समझ रहे हो, पहले तुमने बेटा लोडिंग की, ट्रक में चढ़ाया, फ्लोएम में चढ़ाया, उसमें क्या यूज हुए, एटीपी. फिर तुमने फ्लोएम से उतार के रूट के सेल्स को दिया, फिर से क्या लगा, एटीपी. तो लोडिंग and unloading of sugar is an active process, it will require ATP. बाकी बेटा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता जा रहा है. yes, पता चला. तो अब तुम ये पढ़ोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा. sugar will move in the form of sucrose into the companion cells and into the living phloem sieve tube cells by active transport. ये लोडिंग है बेटा,
ये लोडिंग कैसे हुई अपनी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हुई। दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स प्रोड्यूसेस ए हाइपरटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम। बिल्कुल सही है बेटा, यहाँ पर पानी की कमी हो गई तो ये पानी ले लेगा जाइलम से, हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई थी क्योंकि। सो वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम विल मूव इनटू द फ्लोएम वाया ऑस्मोसिस। फिर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा तो धीरे धीरे हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन पानी मूव करेगा, तो पानी के साथ शुगर भी मूव करेगा। ठीक है, अब शुगर को रिमूव करेंगे, फिर से बेटा अपने क्या यूज करेंगे, एटीपी को यूज करेंगे। टू समराइज, movement of sugar in the phloem begins at the source where sugars are loaded actively into the sieve tubes, and the loading phloem sets up the water potential gradient that facilitates the mass movement of the phloem. Yes बेटा, पता चल गया, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया वही लिखा हुआ है, यहाँ देख लो, ये मैंने बता दिया, ये भी बेटा मैंने बता दिया तुम्हें। हाँ जी, ये सारा प्रोसेस बता दिया, पहले सुक्रोज में बदला, फिर कंपेनियन सेल्स में डाला एटीपी को यूज करके, फिर जाइलम से पानी आया और फिर फ्लोएम के थ्रू ये सैप मूव करते हुए सेल के पास आ गया, और अनलोडिंग भी कैसे हुई, एटीपी को यूज करके। यस, क्लियर? हाँ जी बताइए, लास्ट पैरा बेटा पढ़ लेते हैं फटाफट। Phloem tissue is composed of sieve tube cells which form a long columns with holes in their end walls. ये sieve plate, ये हमने पढ़ा हुआ है एनाटॉमी में, ठीक है, sieve plates होती हैं। Cytoplasmic strands pass through the holes in the sieve plate, so forming a continuous filament. एक continuous filament बन जाता है। तो जैसे बेटा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर sieve tube में क्रिएट होता है, प्रेशर फ्लो बिगिंस, हाइड्रो यानी कि पानी की वजह से, क्योंकि यार जाइलम से अपने ने पानी ले लिया था तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हुआ और प्रेशर फ्लो जनरेट हुआ, जिसकी वजह से जो सैप है, जिसमें पानी है, शुगर है, ये सब मूव करेगा। मीनवाइल एट द सिंक इनकमिंग शुगर्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फ्लोएम, यानी कि हमने अनलोडिंग कर दी है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। यस, बता दें सब बच्चे, क्या सबको यहां तक का पोर्शन क्लियर हुआ? यस, कम ऑन गाइस। सोर्स टू सिंक, फ्लोएम में याद करना है कि सबसे पहले सोर्स और सिंक कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल हो सकते हैं, सीजन पे डिपेंड करता है कि कौन सोर्स है कौन सिंक है। दूसरी चीज़ बेटा, सबसे पहले तुम शुगर को डाइसेकेराइड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करोगे, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। इस डाइसेकेराइड को उठा के फ्लोएम में डालोगे जब, तो एटीपी यूज करोगे। फ्लोएम में डालने के बाद यहाँ पानी की कमी होगी तो जाइलम से पानी ले लिया, तो अब फ्लोएम में पानी प्लस शुगर हो गया, तो ये पानी प्लस शुगर मूव करेगा हाई टू लो, फ्लोएम ऑफ द लीफ टू फ्लोएम ऑफ द शूट, फ्लोएम ऑफ द शूट टू फ्लोएम ऑफ द रूट, नीचे तक बेटा फ्लोएम तक पहुंच गया। अब फ्लोएम में शुगर है, उसको देना है रूट सेल्स तक, अनलोडिंग करोगे एटीपी के थ्रू, सिंपल। यस, कर लिया बेटा सबने। फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है, सिंस सोर्स और सिंक कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो यार ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल। जबकि ये जो मिनरल आयंस हैं, आपका वाटर है, वाटर का जो ट्रांसलोकेशन है वो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि वहां पे पक्का है कि यार एक ही सोर्स है, दूसरा क्या है, अपना सिंक है। हाँ जी, हो गया। तो प्रेशर क्रिएट होता है, ये कह रहे हैं कि लोडिंग और अनलोडिंग पे तो एटीपी से काम चला लिया तुमने, लेकिन बाकी का जो प्रोसेस है वो किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से हो रहा है, क्योंकि पानी जाइलम से फ्लोएम लेके आए तो पानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से मूव कर रहा है फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। यस, चलिए, तो ये सारे नोट्स बेटा आपको मिल जाएंगे कहाँ पर, टेलीग्राम पे सीप पाहुजा बायोलॉजी के नाम से। कल हमने अगला चैप्टर करना है, अगले चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन बहुत ही रट्टे वाला चैप्टर है, तो कल बेटा रट्टे मारने के लिए तैयार हो जाना। आई होप बेटा, ये मैंने सारी एनसीईआरटी तुम्हारी यहाँ पे नोट कर दी है, तो इसके बाद तुम ये नोट्स को रिवाइज करना और एनसीईआरटी रीड भी करना। बेटा इस चैप्टर में थोड़ा सा ना थ्योरी है, तो एनसीईआरटी को रीड करना बहुत जरूरी है, जो मैंने हाईलाइट किया, ये भी मैं तुम्हारे साथ भेज दूंगी। तो दो चीजें तुम्हारा होमवर्क रहेंगी, एक तो तुम इसको रीड करोगे, साथ ही बेटा ये जो फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैंने सारे नोट्स बनाए हैं, इस नोट्स को भी तुम रिवाइज करोगे। ओके, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हें सिर्फ ये देखना है नोट्स में से और यहाँ से रीड करके देखना है कि मुझे ये लाइन समझ आई या फिर नहीं आई। ठीक है, इसका डीपी भी मैं शेयर कर देती हूँ अभी टेलीग्राम पे, सीप पाहुजा बायोलॉजी के नाम से। तुम गूगल पे भी डाल दोगे ना सीप पाहुजा टेलीग्राम, तो तुम्हें वहां मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर जाना और ज्वाइन कर लेना, पहुंच जाना, और सारे नोट्स और डीपी भी मैं वहीं पर शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको डिटेल में पढ़ना है कि कोहेजन क्या होती है, एडिशन क्या होती है, तो बेटा मैंने चैप्टर ना डिटेल में भी पढ़ाया हुआ 3-4 दिन लेके, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी कहीं पे भी डालो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट सीप पाहुजा यूट्यूब पे, तो तुम्हें वो डिटेल प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। बट मेरा सजेशन
है इस टाइम पे 2022 एस्पिरेंट से जिनके पास सिर्फ 29 दिन बचे, 29 भी नहीं 39 डेज बचे। 39 डेज में डिटेल को अवॉइड करके आप सिर्फ एनसीईआरटी तक ही लिमिटेड रहिए, बाकी जितना पुराना याद है वो याद है। ओके, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है ना। चलिए, तो तुम्हें एनसीईआरटी तक ही लिमिटेड रहना है। जिसको पुराना याद है बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम पुराना मत पढ़ना, फर्स्ट टाइम डिटेल मत पढ़ना, पहले पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल रिवाइज करो, पुराने वाले नोट्स होंगे आपके पास। ओके, चलिए, तो विद दिस वी आर डन विद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब बेटा मैं तुम्हें मिलूंगी कहाँ पर, स्पेशल क्लास पे। स्पेशल क्लास का लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है, तो सब बच्चे बेटा इस स्पेशल क्लास में एनरोल कर लो। टेस्ट होने वाला है 6:30 बजे, सीप लाइव कोड लगा के आ जाना। राइट गाइस, कल मिनरल न्यूट्रिशन की क्लास है। स्पेशल क्लास में बेटा हम टॉप 10,000 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी डेली डिस्कस कर रहे हैं। यस, डेली आपका फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हो रहा है, तो सब बच्चे इस क्लास में एनरोल कर लेना। मुझे मैक्सिमम बच्चे चाहिए अपनी 6:30 वाली क्लास में। ओके, चलिए, साथ ही में प्लस पर मेरे बैचेस चल रहे हैं। 2024 का अगर कोई बच्चा है या फिर 2023 का, तो बेटा एनविजन और नीव बैच मेरा चल रहा है। इन दोनों बैचेस में बेटा आप एनरोल कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए एक ही कोड लगाएंगे, कोड का नाम है सीप्लाई फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। आप सबके लिए 2022 वालों के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज आ चुकी है। 199 में तुमको टोटल 11 टेस्ट मिल रहे हैं। तो तुम्हारे नीट से पहले आई वांट कि तुम्हें फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दो, जिसके बाद डिटेल्ड सोल्यूशन मिलेगा, एनालिसिस होगा, आपका रैंक प्रेडिक्टर के थ्रू रैंक पता चलेगा। ये सारी चीजें होने वाली हैं बेटा। कोड क्या लगाना है, सीप्लाई। और भी बहुत सारे बैचेस है बेटा, इनविंसिबल, गुरुकुल, है ना। तो ये सब चीजें, साथ ही में हम एक नया चैनल भी शुरू कर रहे हैं बेटा। आपका सपोर्ट चाहिए होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर लेना। तो जब तुम यार सब्सक्रिप्शन लोगे तो कौन सी सब्सक्रिप्शन लेना, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना, क्योंकि आइकॉनिक में मिलता है तुमको मेंटोरशिप मिलती है। मैं कह रही थी कि तुम्हें अगर मेरे पुराने सेशंस देखने हो, डिटेल में कहीं पढ़ना हो, तो लिंक ट्री पे जाके भी देख सकते हो। कहाँ पर, लिंक ट्री, लिंक tr.ee/seep.pahuja, या फिर सिंपल सा तरीका है, गूगल पे लिंक ट्री सीप पाहुजा डालोगे मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मैंने डिटेल में भी वहां पर पढ़ा रखा है। ठीक है बेटा, ये क्या फिजियोलॉजी नहीं है? गौतम जी कह रहे हैं मैम फिजियोलॉजी, तो बेटा ये क्या हम मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं? दिस इज फिजियोलॉजी। पहले प्लांट फिजियोलॉजी पहले 5 दिन करेंगे, उसके बाद अपने जेनेटिक्स करेंगे एंड देन ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगता है तो यार लाइक करो, यस, शेयर करो अपने मित्रों के साथ, एंड कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि यार मैम समझ आया कि नहीं आया। कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो क्लास के तुरंत बाद जरूर सब बच्चे कमेंट छोड़ेंगे। कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट्स में पर्सनली खुद पढ़ती हूँ। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दो, पसंद आता है, और नोट्स मैं तुम्हें अभी शेयर करने वाली हूँ। ठीक, चलिए, बाय बाय गाइस, टेक केयर।